सर्वांना नमस्कार। सबको नमस्कार। बहुत सारे लोग हिंदी जानने वाले हैं और बहुत सारे लोग बाहर आकर भी मुझे बोल रहे थे कि जो अंदर मराठी में चल रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सर आपको तो मराठी हिंदी आता है क्या? मैंने बोला नहीं आता। बोला ठीक है हम वापस जा रहे हैं घर। तो थोड़ा हिंदी में लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा मराठी कोई बंदा है यहाँ पे ऐसा कि जिसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आता? मराठी वाला है लेकिन हिंदी कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, सबको समझ में आनी चाहिए। तो आज का ट्रेनिंग हम मराठी में लेने के बजाय किस भाषा में लेंगे? हिंदी में लेंगे। तैयार है आप सब लोग? तो सबसे पहले मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? पीछे वाले लोगों में नजर आ रहा हूँ? पीछे वाले लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, नजर आ रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, ये मैं लाइट की वजह से नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे पहले जो दो बंदे आए थे बहुत गोरे गोरे थे, तो आपको 2 घंटे से आदत हो चुकी है उनको देखने की, इसलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। चलो, कौन कैसा दिखता है, किसकी हाइट कितनी है, कौन किस जात पात का है, इसके ऊपर नॉलेज डिपेंड करता है क्या? नॉलेज किस चीज पे डिपेंड करता है? कि सामने वाला कितने दिल से और जो चीज आप सुनने के लिए आए हो, परफेक्ट उस सब्जेक्ट का अगर मास्टर है और आप उसको सुनने के लिए आए हो, तो जो बोलने वाला है उसका अगर आपकी जिंदगी में, आपकी वजह से दूसरों की जिंदगी में अगर परिवर्तन होने का चांस है, तो फिर वो आदमी कौन है, जात पात क्या है, हाइट क्या है, कलर क्या है, एजुकेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज और जो सब्जेक्ट सुनने के लिए अगर आप आए हो, वो चीज अगर समाज हित की है और वो अगर आपके पल्ले पड़ने वाली है, तो फिर आज का ट्रेनिंग सबसे बढ़िया होने वाला है। जोरदार तालियां आपकी ट्रेनिंग के लिए। लगभग पिछले 2 घंटे से आप लोग हमारे लोगों के, संचालक लोगों के मुंह से ये सुन रहे थे कि ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होने वाला है, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होने वाला है। बार बार आप घड़ी भी देख रहे थे कि होने वाला कब है। 10 बजे से बैठे ट्रेनिंग बढ़िया होने वाला होगा कब? 1 तो बज गया इधर ही। तो एक्चुअली जब आपने हमारे ट्रेनिंग में आने का किसी के व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन लेके, किसी से फोन पर बात करके जब आपने दिमाग में लिया था कि मुझे इस संस्था का जाके ट्रेनिंग करना है, ये चीज आपके दिमाग में जब भी घटित हुई थी, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जिस दिन आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे समर सोशल फाउंडेशन का ट्रेनिंग करना है या मुझे इस फाउंडेशन के साथ जुड़ना है, तो उसी दिन से ट्रेनिंग शुरू हो चुका था। आज आप सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग में घटना घटित हो चुकी है। बस अभी बीच का रोल हमें प्ले करना है कि हमें ये काम क्यों करना है, इस वजह को हमें समझना है कि काम करने लायक है क्या, इससे मेरा फायदा क्या है, समाज सोसाइटी का फायदा क्या है, ये काम अगर मैं करूं तो किसका नुकसान तो नहीं कर रहा ना। इन चीजों को समझने के लिए आज हम इकट्ठा आए हैं। आज मैं 2 दिन आपके सामने ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। आज का ट्रेनिंग का नंबर है 190 और आप सब लोग खुश नसीब है कि आज का ये आखिरी ट्रेनिंग होने जा रहा है समर सोशल फाउंडेशन में 2 डेज वाला। इसके बाद से हमारे जो ट्रेनिंग होंगे आने वाले दिनों में वो 1 डे होंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हमें डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से कि सर 2 डेज ट्रेनिंग में आपको बड़ा होटल मैनेज करना होता है, वहां पर लोगों को रुकाना होता है, स्टे का खर्चा बढ़ जाता है, और हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की संख्या क्या है, तो हर आदमी 5,000 10,000 पे नहीं कर सकता, लेकिन उसको काम करने की जरूरत है। तो आप ऐसा कुछ करें कि कम पैसों में वो आपके संस्था के साथ जुड़ जाए, उसका भी फायदा और लोगों का भी फायदा। तो हमने डिसीजन दिया आने वाले जनवरी महीने से हमारा ट्रेनिंग 1 डे होगा और उसका फीस सिर्फ 1600 रुपए रहेगा। तो हर आदमी आ सकता है। फिर आप ये सोचते होंगे कि जनवरी में आता तो अच्छा होता, ऐसा किसी दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1600 रुपए में हम जो देंगे, आपने 10,000 अगर पे किए हैं तो हमको 1600 वाला नॉलेज मिलेगा, आपको 10,000 वाला मिलेगा। तो आपका 10,000 अभी तक गया नहीं है, आपको वो सबक 2 दिन में दे देंगे। किसी बात नॉलेज की कीमत पैसों में की जा सकती है, आपको क्या लगता है? किसी आदमी ने एक आदमी को कुछ ऐसा सेंटेंस बताया जिससे उसकी अगर जिंदगी बदल गई और उसकी जिंदगी में वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, ऊंचाई पर पहुंचा, यश की शिखर पर पहुंचा, तो उस सेंटेंस की कीमत कितने रुपए कर सकता है? कर नहीं सकता। इसका मतलब नॉलेज की कीमत पैसों में की नहीं जा सकती। तो आज यहाँ पर आप जो भी सीखेंगे, सुनेंगे, वो सब ऐसा रहेगा जो आपकी पर्सनल लाइफ को भी डेवलपमेंट करेगा, बिजनेस लाइफ को भी डेवलप करेगा, और समाज सुधारने में जो सोशल वर्क बनने का आपका ईएमआई आप करते हैं या करना चाहते हैं या आपका इरादा भी नहीं है सोशल वर्क करने का, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग करने के बाद आपकी इच्छा हो या ना हो, आपके दिमाग में समाज कार्य करने का, लोगों का भला करने का एक थॉट आपके दिमाग में 2 दिन में आ जाएगा और आपके हाथ से हजारों लोगों का भला होगा। करने के लिए तैयार हैं? ये जो सोशल वर्क हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं या सिखा रहे हैं कि सोशल वर्क में, इससे पहले आपने सुना होगा कि सोशल वर्क में खुद का डालना पड़ता है, अपनी जिंदगी डालना पड़ती है, मिलता कुछ नहीं। यहाँ पर वैसा सोशल वर्क नहीं करना है, यहाँ पर आप मॉडर्न सोशल वर्क करेंगे। जब मैंने पहला ट्रेनिंग लिया था सिर्फ 13 लोग थे। यहाँ ट्रेनिंग हमारा जब पहला हुआ था 2017 में, 13 लोग वहां पर थे। 13 लोगों को मैंने ऐसे ही बोला था कि अगर आप समर सोशल फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़कर सोशल वर्क करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं किसी का भला करने हेतु, नशा मुक्ति का एक ही प्रोडक्ट हमारे पास था उसमें, तो इससे लोगों का भला होगा, दुआएं भी मिलेगी और उसमें रिटेलिंग का इनकम जो आपको मिलेगा,
आने वाले दिनों में आपका घर डेवलप होगा, आप एक आर्थिक स्तर पर पहुंचेंगे। अब बोलते बोलते मैं यही बोला था, भावना के भर में आके, भावना के इमोशंस में आके मैं यही बोला था। बोलने के बाद मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने बोला क्यों, ये बोलना नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी बात होगी। पहले ट्रेनिंग में मुझे भी विश्वास नहीं था, 13 लोग सामने थे, तो मैंने उस वक्त एक डायलॉग लोगों को बोला था, एक लाइन बोली थी जो मेरे मुंह से निकली थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बोलना है। और वो लाइन ये थी कि लोग नशा बेचकर, शराब बेचकर, गुटखा बेचकर, जहर बेचकर मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। आज आप मुझसे जुड़े हैं, ऐसे अगर हमारी संस्था के साथ जुड़े रहे तो लोगों को नशा मुक्त करके, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद लेके आप भी मर्सिडीज लेके घूमेंगे। ऐसा मुझे बोला। अरे पहले के बाद मैं कंफ्यूज हो गया था कि इतनी बड़ी बात मैंने बोल तो दी, मर्सिडीज मेरे भी पास नहीं थी उस वक्त, तो मैंने बोल दिया ये होगा क्या, ऐसा होगा। तो आज आप बाहर अगर आप जाकर देखेंगे तो गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे जो जुड़े पुराने सीनियर पीआरओ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जो सदस्य हैं, जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जुड़े हैं, वो हमारे समर सोशल फाउंडेशन के साथ काम करके हजारों लोगों को नशा मुक्त करके, डायबिटीज के लोगों को फ्री करके, बहुत सारी बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन में लोगों को राहत देने के बाद जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं, उस आशीर्वाद का परिणाम यह है कि उनको जो रिटेलिंग में पैसा मिला, उस पैसों से बहुत सारे लोगों के 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के घर बन चुके हैं समर सोशल फाउंडेशन की वजह से। अगर आप कार की ब्रांड देखना चाहें तो लंच ब्रेक के बाद देखकर आए, एक भी ब्रांड ऐसा नहीं बचा इंडिया में जिस ब्रांड का कार हमारे समर सोशल फाउंडेशन के पीआर के पास नहीं। फॉर्च्यूनर है, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, इनोवा क्रिस्टा है, रेंज रोवर, जगुआर, ऐसे बहुत सारे गाड़ियों की ब्रांड नीचे भी आप जाके देख सकते हैं जो समर सोशल फाउंडेशन का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं। तो मुझे आज जो बात पता चली कि उस वक्त तो मैं बोला नहीं था, कोई था जिसने मेरे जुबान से ये बुलवाया था और उसी ने ये काम करवाया है। आज यहाँ पर जो होगा वो नया आप नहीं करेंगे, कोई है जो आपके हाथ से अच्छा करवाना चाहता है, जिसने आपको भेजा है, कोई है जो मेरे जुबान से कुछ अच्छा सुनवाना चाहता है, जिसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, तो वही करेगा। हम बस बीच का रोल प्ले करेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? तो आज की मीटिंग के कुछ रूल हैं, कुछ रूल मेरे लिए होते हैं, कुछ रूल आपके लिए होते हैं। वो रूल और नियमों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपने जो 10,000 रुपए दिए हैं, अब 2 दिन जो आप हमारी संस्था पर मुझे देने वाले हैं, अगर वो ऐसे ही न जाए, ऐसा अगर आपको लगता है कि 2 दिन जिंदगी के अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं, ऐसे ही नहीं जाने देने हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी, कुछ चीजें मुझे फॉलो करनी। अच्छा, क्या लगता है, आपका कहना क्या है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। 10,000 रुपए ज्यादा है या जिंदगी के 2 दिन ज्यादा है? कीमत ज्यादा किस चीज की है? 10,000 रुपए वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी से 2 दिन चले गए, किसी को पता है किसकी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं? किसको भगवान का मेल वगैरह आया है कि तू 100 साल रहेगा? किसी को भी पता नहीं कि मेरी जिंदगी में कितने साल हैं, कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, और कब कौन किस जगह पे जाने वाला है, किसी को मालूम नहीं है। उस टाइम से निकालकर 2 दिन अगर आपने हमारी संस्था के लिए दिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, उससे आपकी जिंदगी में और समाज की जिंदगी में परिवर्तन कैसे होगा, इस बात को समझने की आपकी जिम्मेदारी है। तो आप समझने के लिए तैयार हैं? तो कुछ रूल है जो आपको नोट करनी, सबको डायरी मिला है, सबको पेन मिला है, तो नोट करें। सबसे पहली चीज, आज की मीटिंग की कुछ रूल जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ रूल मैं फॉलो करूंगा। प्रशांत सर करें, प्रशांत सर। रूल नंबर 1, इस हॉल से बाहर जब आप थे, इस डोर के बाहर जब आप थे, जहां पर आप बुकिंग कर रहे थे, वहां तक आप कुछ न कुछ थे। इस डोर से अंदर आने तक आप डॉक्टर थे, आप एडवोकेट थे, आप सोशल वर्कर थे, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आपको 100 पुरस्कार मिल चुके हैं, आपके पास 200-300 करोड़ का एसेट वगैरह है, ये सब इस हॉल के बाहर था। जब आज हॉल में अंदर आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ सीखने के लिए आया हूं, और मुझे यहाँ पर स्टूडेंट बन के बैठना है, मुझे विद्यार्थी बनकर यहाँ पर बैठना है। आज का पहला रूल, और ये रूल जो है सिर्फ हमारी संस्था की ट्रेनिंग के लिए नहीं है, जिंदगी में किसी भी ट्रेनिंग के लिए आप आगे जाए, ट्रेनर कोई भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपने अगर जिंदगी का वक्त वहां पर दिया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को विद्यार्थी समझें। क्या लगता है आपको, सही है गलत है रूल? आप अगर आपकी ईगो में बैठेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मेरा ये है, मेरा एसेट इतना है, तो 2 दिन आप ही चले गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 2 दिन जाने वाले। इसकी वजह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सीखने के लिए सिर्फ किताबें नहीं है, सीखने के लिए सिर्फ ट्रेनर नहीं है, जिंदगी की हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। उस घटना को अगर सीखना है तो आपकी आंख विद्यार्थी वाली होनी चाहिए, स्टूडेंट वाली होनी चाहिए, आपके कान हमेशा स्टूडेंट वाले होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज कंटिन्यू प्रोसेस। एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं मिलता, किताबों में नहीं मिलता, हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा ताकि आपको पहला रूल क्लियर हो जाए। उदाहरण है बड़े बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में बहुत सारे बिजनेस करने के बाद अनसक्सेस हुआ, उसको ये लगा कि मुझे सुसाइड करना है।
और सुसाइड करने के लिए जा रहा था, किसी तालाब में जाकर जान देने का उसका प्लान था, वो डेथ होने वाला था, वो तय कर लिया कि मैं आज मरूंगा, मुझे जीना नहीं है जिंदगी में, मैं अनसक्सेस हूं। तो जाते जाते उसने देखा एक छोटे 6 साल के बच्चे खेल खेल रहे थे, और वहां पर एक घटना ऐसी हुई थी कि उस खेल के अंदर एक बच्चा हार चुका था, 3 बच्चों ने उसको हराया था उस खेल के अंदर। तो उस खेल के अंदर जब वो बच्चा हार चुका था उस खेल के अंदर, तो 3 बच्चों ने उसको हराया था, वो बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे। जो 3 बच्चे चिढ़ा रहे हैं जिस बच्चे को, तो वो एग्रेसिव होने की बजाय, रोने की बजाय, इमोशनल होने की बजाय हंस रहा था। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो कंफ्यूज होकर वापस आया और उस बच्चे को पूछा, ये बच्चे तुझे चिढ़ा रहे हैं ना? तो बोला हाँ। तो चिढ़ाने के बाद तू रोना चाहिए, तू गुस्सा होना चाहिए, तू इससे लड़ना चाहिए, तू उल्टा कर रहा है, तो हंस क्यों रहा है? तो 6 साल के बच्चे ने जवाब दिया, इन्होंने जिन खेल में मुझे अभी हराया है और हराने के बाद मुझे चिढ़ाने जा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, वो खेल 2 मिनट का है, अगले 2 मिनट में मैं इनको हरा सकता हूं, मेरी हार परमानेंट नहीं है, तो मैं रोऊं क्यों? इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो वहां उसको एक मैसेज मिला 6 साल के बच्चे से कि जिस खेल में मैं अभी हरा हूं, आने वाले दिनों में, आने वाले मिनट में, आने वाले घंटे में मैं जीत सकता हूं। तो जो चीज परमानेंट है ही नहीं, उसके लिए रोना क्यों है? तो ये सिखाया किसने उसको? 6 साल के बच्चे ने। उस घटना से सीखकर वापस आया, फिर से उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसने ये सोचा कि मैं आज हारा हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो कल बिजनेस करेगा कौन? फिर से एक बार बिजनेस करते हैं, और वो अपनी जिंदगी में बड़ा बिजनेसमैन बना। 6 साल के बच्चे ने सिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन किताबों में नहीं है, एजुकेशन कहां पर है? हर घटना आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आज का ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाएगा। आप हमारे समर्थ फाउंडेशन का काम करो या ना करो, ये 2 दिन का ट्रेनिंग आप समर्थ फाउंडेशन का काम करें, हमारे लाखों प्रोडक्ट बेचें, हमारे कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएं, इसके लिए नहीं है। हमारे 2 संचालकों ने जो बात की, वो भी आपको ये नहीं बोले होंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो और काम करो, और मैं भी 2 दिन नहीं बोलूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो और काम करो। यहाँ पर कोई मोटिवेशन भी नहीं होगा। हमें ये लगता है कि अगर हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल बननी चाहिए हर तरफ से, हर एंगल से। इसलिए आज का ट्रेनिंग होगा, इसमें फोर्स नहीं किया जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा, और आपको डुप्लीकेट मोटिवेशन भी नहीं दिया जाएगा। कोई भी झूठी चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगी। जो संस्था ने किया है पिछले 7 साल में, संस्था का संस्थापक इस एंगल से जो मैंने संस्था को देखा है, जो चीजें संस्था के बारे में मेरे समझ में आई हैं, किसी भी फिल्टर को यूज करे बिना, वो सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और वो भी एक सिस्टम के तहत। एक डाय रहेगी, उस डाय के अंदर मैं आपको सब बताऊंगा। सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, इस संस्था के साथ जुड़ना मेरे लिए और मेरे समाज सोसाइटी के लिए फायदा है, तब आपको जुड़ना है। और जब तक आप 100% सेटिस्फाइड ना हो, तब तक बिल्कुल नहीं जुड़ना है। हमारे साथ काम करके 1 प्रोडक्ट बेचो या 1 लाख प्रोडक्ट बेचो, कितने प्रोडक्ट आप बेचते हो, उससे हम आपकी अहमियत तय नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर जुड़ना है, तो आपकी जिम्मेदारी है, जब तक आप 100% सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक आपको ज्वाइन नहीं होना है। तो मैं आपको जो बताऊंगा, उसमें कुछ सवाल क्वेश्चन भी रेडी होंगे, आपको पूछना नहीं है, नोट करना है। आगे मेरी स्क्रिप्ट में उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा। कल शाम को भी किसी सवाल का जवाब अगर आपको ना मिला, पेंडिंग लगे, तो जाते वक्त मैं मेरा पर्सनल नंबर दूंगा, मुझे कॉल करना है। कल मैं 1 घंटा पर्सनली भी आपको मिलूंगा। उसके बावजूद भी लगा कि नहीं एक क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर चाहिए, कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जब आप तय करेंगे कि मुझे आप काम करना है, तो 100% सेटिस्फाइड होकर हमारे संस्था के साथ काम करना है। डुप्लीकेट मोटिवेशन, जो अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जो बताई जाती हैं, जो झूठी चीजें होती हैं, वो कौन बताता है? जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है और जिसको पैसा कमाना है। ना हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है, ना हमें पैसे कमाने हैं। जितना कमाना था, जितना करना, सब कर चुके हैं हम। मैं मेरी बात करूं तो मैं जो लेना चाहता था, जो मेरे ड्रीम थे, जब मैं सोशल वर्क में आया, तो मैंने ये सोचा कि अपने ड्रीम के लिए बहुत भाग चुके हैं हम, कुछ मिला नहीं है। अब नहीं मिल रहा तो एक काम करते हैं, समाज सोसाइटी के लिए भाग के देखते हैं थोड़ा। जब हमने सोशल वर्क दिल से शुरू किया, तो चीजें ऐसी होने लगी कि उन लोगों की दुआओं से और आशीर्वाद से हमने जो ड्रीम देखे थे, वो ऑटोमेटिक पूरे होने लगे। मुझे आज तक एक BMW GT कार गिफ्ट में मिल चुकी है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है, जो हमारे सुहास पाटिल साहब ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की। परसों हमारा 29 तारीख को एक प्रोग्राम है, उसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रेंज रोवर वेलार गाड़ी मुझे हमारे संचालक लोगों ने गिफ्ट की है। मेरे पास जितने भी वॉच हैं, जितने भी शूज हैं, जितने भी कपड़े हैं, मैं जब भी पहनने जाता हूँ, मैं जब सोचता हूँ इसको मैंने खरीदा है क्या, तो पता चलता है मैंने नहीं खरीदा, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो पता ये चला कि जब खुद के ड्रीम के लिए भागता था तो कुछ नहीं मिला, जब लोगों के लिए भागने लगा, लोगों का अच्छा सोचने लगा, तो मेरे ड्रीम कंप्लीट किसी ने कर दिया ऐसे ही, मुझे उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऊपर वाला यही कहता है, उसका कहना यह है कि तू जमीन वालों पर रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूंगा। तो आपको एक मौका मिला है दूसरे का सोचने का, जब आप उसका सोचेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये ट्रेनिंग, आपको कितने पैसे मिलेंगे, आप कैसे करोड़पति बनेंगे, आपकी कौन सी गाड़ी आएगी,
किसके लिए नहीं है। आपके हाथ से कितने लोग नशा मुक्त होंगे, उनके घर परिवार जो उद्ध्वस्त हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो जाएंगे, लोगों को अच्छाई का मैसेज आप कैसे दे पाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग है। तो जो भी आदमी पैसा कमाने हेतु इधर आया होगा उसके लिए ट्रेनिंग नहीं है। पैसा बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं है उतना मिलेगा। लेकिन अच्छी सोच से समाज हित में अगर आप कुछ समर सोशल फाउंडेशन के साथ करेंगे तो दुआएं भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेंगे, आप फेमस भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको जितना चाहिए उतना बैकअप, आर्थिक बैकअप भी मिल जाएगा। तो तैयार हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को सुनने के लिए? तैयार हैं सब लोग? यस और नो? चलो नोट करें। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हो गया कि आपको विद्यार्थी बैठकर बैठना है यहाँ पर। रूल नंबर 2, इस हॉल में 200 लोग हैं मेरे साथ, लेकिन आपको ये सोचना है कि 200 लोग नहीं हैं। इस हॉल में 2 ही लोग हैं, एक मैं जो बात कर रहा हूं और एक आप। पर्सनली आपको ये सोचना है, हर किसी को ये सोचना है इस हॉल में कितने लोग हैं? एक मैं हूं और एक आप हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं। ऐसा हर किसी को सोचना है। इससे होगा क्या? जो भी मैं पूछूंगा आपको लगेगा मुझसे पूछा जा रहा है, जो भी मैं बोलूंगा आपको लगेगा मुझसे बोला जा रहा है, जो भी घटना, कविता, कहानी जो भी मैं सुनाऊंगा आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। और वो करने के लिए आपको ये सोचना है कि इस हॉल में कितने लोग हैं, क्योंकि आपने पैसा दिया है, आपने वक्त दिया है। अगर आपका वक्त ना जाए ऐसा आपको लगता है, इस वक्त का अगर सही उपयोग होना चाहिए, तो हॉल में कितने लोग रहेंगे? तो जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आंसर कौन देंगे? आप देंगे या बाजू वाला देगा? आप देंगे। तो हर इस हॉल में रूल नंबर 2 2 ही लोग हैं, ऐसा आपको समझना है। रूल नंबर 3, तीसरा रूल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्निकल चीजें बताई जाएंगी और मैं आपको कहूंगा कि नोट करें, तो कृपया उसको नोट करें। उसकी वजह यह है, इस पर एक रिसर्च हो चुकी है। आदमी 2-3 घंटे कोई भी ट्रेनिंग जब अटेंड करता है तो उसको 4 दीवारों के अंदर ये लगता है कि सब मुझे याद हो गया, सब मैंने जो सुना मेरे दिमाग में सेव है। लेकिन 1 घंटे की गैप के बाद अगर आप उसको मिलेंगे और पूछेंगे बता क्या क्या सुना, तो उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। अगर अभी मैं आपको पूछूं कि सुबह मॉर्निंग उठती सबसे पहला कॉल किसका आया था आपको, तो आपको भी जाके मोबाइल निकाल के देखना पड़ेगा, याद नहीं आएगा। तो मानुस हा विसराळू प्राणी है, आदमी भूल जाता है बहुत जल्दी चीजें। 2 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद 12 घंटे मेरे सामने बैठने के बावजूद तीसरे दिन जब मैं मॉर्निंग किसी को मिलता हूं तो वो बोलता है सर आपको कहीं देखा जैसा लग रहा है। 12 घंटे मुझे देखने के बाद अगर वो मुझे ये बोले तो फिर वो जो बोला गया था वो उसकी याद कहां से रहेगा? तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपके रिमाइंड के लिए, आपके मेमोरी के लिए बोलूंगा कि नोट करें, तो नोट करें। इस पर एक रिसर्च हो चुका है, वो ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई चीज देखी जाती है, सेम टाइम सुनी जाती है और सेम टाइम उसको लिखा जाता है, तो वो चीज आपके ब्रेन में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो इसलिए आप कुछ चीजें नोट करिए। तीसरा रूल था। रूल नंबर 4 आज के ट्रेनिंग का नोट करें, जो आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 4 ये है कि जब भी आपको कोई भी चीज अच्छी लगे और ऐसा लगे कि यहाँ पर ताली बजाना है, तो आपको बजाना है, बाजू वाले को देखना नहीं, क्योंकि इस हॉल में आप और मैं 2 ही लोग हैं। जब आपको लगे कि ये चीज हंसने वाली है तो आपको हंस देना है। ये नहीं सोचना कि बाजू वाला क्यों नहीं हंस रहा है, शायद उसने ब्रश नहीं किया होगा, सुबह उसका प्रॉब्लम होगा, आपको हंस देना है। तो रिएक्ट, इसका मतलब कि रिएक्शन जो आने वाला है इस ट्रेनिंग में, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको रिएक्शन देना है। ये रूल हो गए आपके। कुछ रूल होते हैं ट्रेनर के। अब मान लीजिए मैं तो ट्रेनर हूं नहीं, मैं समर सोशल फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूं या तो संस्थापक हूं, मैं अपने आप को ट्रेनर मानता भी नहीं। आप जैसे होशियार क्वालिफाइड लोगों के सामने बात करने की मेरी औकात है भी नहीं, ये सोच के मैं आपके सामने, मैं भी सीखने के लिए आया हूं, आप भी सीखने के लिए आए हैं। बस मैं खड़ा इसलिए हूं कि जो समर सोशल फाउंडेशन 7 साल में कर चुकी है वो मैंने देखा है, हमने किया है, तो बताने के लिए मैं आपके सामने हूं। वरना आप में और मुझे ऐसा ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूं, ऐसी कोई बड़ी डिग्री पीएचडी वगैरह भी मेरे पास नहीं है। बट समर्थ फाउंडेशन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया या बन गया, वो क्या है बताने के लिए मैं आपके सामने रुका हूं। तो इसका मतलब आप और मैं सेम ही है, तो रूल आपके और मेरे सेम रहेंगे। लेकिन अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे रूल अलग हैं, मेरे पास माइक है तो मेरे रूल अलग हैं। बहुत बार आदमी जब माइक हाथ में लेता है तो ये भूल जाता है बोलना क्या था। जो याद आता है बोल देता है, जो याद आता है बोल देता है, सामने वाला भी उसको लगता है ये शायद यही बोलने के लिए आया था। तो इसके लिए जो आने वाला ट्रेनर है उसका पोर्शन क्या है, वो किस चीज पे बात करेगा, ये मालूम होना जरूरी है। ओके। और दूसरी चीज, मैं जब आपके सामने ठहर कर बात कर रहा हूं तो ऐसा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है कि 1 घंटा एक जगह ठहर कर माइक पर बात करने के लिए 5 किलोमीटर चलने की जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी खर्चा करना पड़ती है। अब मान के चलिए आज मैं 6 घंटा और कल 6 घंटा 12 घंटे अगर आपसे बात करूंगा ठहर कर संस्था के बारे में, तो 12 घंटे मल्टीप्लाई 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा? 60 किलोमीटर चलने इतपत एनर्जी मैं आपके ऊपर खर्चा करने वाला हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बीच बीच में तालियां बजाने की बनती है, उतनी तो एनर्जी आपने खर्चा करना चाहिए। तैयार हैं करने के लिए? किसको किसको आता है ताली बजाना, जरा बजा के बताइए। थैंक यू। अब यहाँ पर आए हो तो एक रूल है जो लिखना नहीं है लेकिन याद रखना है, घर की सभी समस्याओं को छोड़ देना है। हमारे इंडियन लोगों का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम जहां पर होते हैं वहां पर होते नहीं, और जहां पर नहीं होते वहां पर हम होते हैं। इसका मतलब कि आप आए यहां पर हैं, तन मन यहां पर है, आपका मन यहां पर होना चाहिए, तन है धन है मन नहीं है।
आप घर का सोच रहे हैं तो उसको छोड़ दो। यहां पर बैठे हो तो इस क्षण को, इस मिनट को, इस सेकंड को एंजॉय करना है। यहां पर जो भी होगा वो सब चीजों को फील करना है। तैयार हैं सब लोग? तो लिखिए मेरा क्या रूल है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं आपको जो जो बताऊंगा वो आप जिस सब्जेक्ट को सुनने के लिए आए हो वही बताऊंगा। मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत नॉलेज है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वो भी नहीं बताऊंगा। जो सुनने के लिए आए हैं उसी पे बात होनी चाहिए। तो मेरा पोर्शन क्या है 2 दिन का, मैं किस चीज पे बात करूंगा पहले ही मैं आप नोट कीजिए, उसी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज, हिंदी में सबसे पहला सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश में व्हाट, मराठी मध्ये काय। सब्जेक्ट नंबर 1 क्या पे बात करूंगा मैं आज, व्हाट। ओके, क्या में 3 चीजें आएंगी, ए बी सी। बेसिक सब्जेक्ट नंबर 1 क्या में ए बी सी। ए संस्था क्या है, बी ये जो अभियान हमने चालू किए हैं, अभियान जो हमने शुरू किए, ये अभियान क्या है, यही अभियान क्यों, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। और सी, इस अभियान को सपोर्ट देने के लिए संस्था ने जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाए हैं, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बनाए हैं, वो क्या है, उसमें डीप में जाएंगे हम। उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, वो कंटेंट क्यों डाले गए हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या, उस फॉर्मुलेशन से रिजल्ट क्यों आते हैं, इंग्रेडिएंट से लेकर हाउ टू एक्शन तक बात करेंगे हम। अच्छा, ये आपको कोई पूछेगा नहीं मार्केट में, कस्टमर को इतना पता भी नहीं होता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको मालूम होना जरूरी है। जो काम हम शुरू कर रहे हैं उसमें नाम कंपनी का खराब नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, तो नाम और रिप्रेजेंट जो करता है उसका खराब होता है, जो सामने जाता है उसकी फेस वैल्यू चली जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं काम करने वाला हूं, मैं मेरी फेस वैल्यू अगर यूज करने वाला हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि संस्था का सभी काम सही है या गलत है। आपको कोई पूछे ना पूछे, आप आपकी जिम्मेदारी पर दे दो उसको प्रोडक्ट, कुछ सवाल भी नहीं करेगा आपको, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन मिलना क्या है, ओके। ऐसा कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। एक तो नॉलेज ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर हो तो 100% होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए। हाफ नॉलेज अगर आपको आ गया तो काम फिनिश। एक डॉक्टर ने एक आदमी को बताया, वो उसके दादी के लिए, ग्रैंड मदर के लिए दवाई लाने के लिए गया था, कि लेके जा, हिला के पिला। तो लेके गया, थोड़ी देर के बाद बोला कि दादी मर गई, आपने ऐसे किसी दवा दी। उसने ऐसे किसी मर गई, मैंने तो दवा अच्छी दी थी, क्या किया तूने, तो आपने बोला था ना हिला के पिला। हमने दादी को हिलाया, तो पहली बेड रेस्ट भी थी, वो ज्यादा हिलाने से मर गए, फिर दवा पिलाई इन्होंने। तो क्या हिला के पिलाना था, हाफ नॉलेजेस। हमारा एक दोस्त था जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता था, और उसके पास एक एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट था और हेल्थ प्रोडक्ट भी था। दोनों दिखने में थोड़े सेम सिमिलर थे। उसने जाकर एक फार्मर को दोनों प्रोडक्ट दे दिए, ये फार्मिंग पे यूज करना है, इसका स्प्रे करना है, और ये आपको खुद यूज करना है। थोड़े दिन के बाद में उसका कॉल आया, सर मुझे डिसइंटरेस्ट शुरू हो चुका है। इसने कहा हमारा प्रोडक्ट की वजह से आपका जो अंदर के टॉक्सिन है वो निकल रहे हैं, लेते रहो। 7 दिन के बाद फिर कॉल आया, सर अभी तक वो लूज मोशन मेरे कम नहीं हुए, मैं वीक हो रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा होंगे, वो निकल रहे हैं, निकलने दो। थोड़ी देर के बाद उनके घर वाले का कॉल आया, वो एडमिट हो चुका है, ऐसे कैसी दवा दी आपने। जाके जब देखा तो पता चला कि वो एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट ये खुद पी रहा था, और पीने वाला प्रोडक्ट उधर फार्मिंग पे यूज कर रहा था। हाफ नॉलेजेस। तो एक में काम ना करें, और करना है तो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर करें, ओके। तो पॉइंट नंबर 3, संस्था के प्रोडक्ट क्या है। बेसिक नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, क्या में क्या क्या आएगा, संस्था क्या है, अभियान क्या है, प्रोडक्ट क्या है। चलो बेसिक पॉइंट नंबर 2 जिस पे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है क्यों, इंग्लिश में व्हाई, मराठी मध्ये का। किसी भी फील्ड में आप जब जाएं और आपको अगर काम करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या को मालूम कर लिया कि संस्था क्या है समझ में आया, प्रोडक्ट क्या है समझ में आया, अभियान का महत्व समझ में आया, तो उसके बाद ये पता होना चाहिए, ठीक है आपका संस्था अच्छा है, अभियान भी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट वगैरह है, सब पता चल गया सर मुझे, लेकिन ये काम मैं क्यों करूं। सवाल नंबर 2, ये काम मैं क्यों करूं। 140 करोड़ पॉपुलेशन है देश का, उसमें से मैं ही क्यों ये काम करूं। तो क्यों की भी वजह आपको पता होनी चाहिए। नोट करें, ए बी सी, क्यों में भी 3 पार्ट आएंगे। ये काम क्यों करना है आपको, समर सोशल फाउंडेशन के साथ जुड़कर नशा मुक्ति का काम क्यों करना है, लोगों को बीमारी से राहत देने का काम क्यों करना है, लोगों को सही काउंसलिंग जाकर क्यों करना है। क्योंकि नीचे 2-3 आएंगे, ए बी सी। ए, ये काम करने से आपको लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। किसी को आपने आपके काउंसलिंग से, संस्था के स्प्रे की हेल्प से, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तो हमारी नशा मुक्ति केंद्र में भेज के
अगर आपने किसी को नशा मुक्त कराने में उसको हेल्प की तो उसके परिवार के लोग आपको गालियां देंगे, आशीर्वाद देंगे? जरा जोर से बोलिए। कोई भी अच्छा काम करो, आशीर्वाद मिलते हैं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो मिलने वाला मुबदला है वो मिलेगा आपको, लेकिन दुआओं के साथ मिलना चाहिए, आशीर्वाद के साथ मिलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको आशीर्वाद मिलेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2 बी, क्यों करना है मुझे ये काम? तो आशीर्वाद लेने के लिए करना है। 2, फेम मिलेगा आपको, नाम मिलेगा आपको, लोग आपकी शोहरत बढ़ेगी, नाम रुतबा बढ़ेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिलेंगे। जो आदमी अच्छा काम करता है, बहुत सारी संस्थाएं देखती हैं कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो बहुत सारी फाउंडेशन और संस्थाएं उसको कोई एक पुरस्कार दे देती है, एक अवार्ड दे देती है, उससे वो फेम में आ जाता है, न्यूज़पेपर में उसका न्यूज आता है, तो उससे उसका भी वैल्यू बढ़ता है, उसका अच्छा लगता है। इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और कोई देख नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो अच्छा काम करने वाले की एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है? तो बोलता है जिनके लिए कर रहा हूं उसको पता नहीं, छोड़ दो ये काम। अगर उसको थोड़ा अप्रिशिएट करें, उसको थोड़ा शाबाशी दें, थोड़ा उसको अवार्ड वगैरह दिया जाए, तो वो काम और थोड़ा तेजी से और एनर्जी से करता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको फेम मिलना भी क्या है? जरूरी है। तो वो पर यहाँ पर मिलेगा, वो कैसे हम आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 सी, ए बी और सी, क्यों ये काम मैं करूं? क्यों में तीसरा सब्जेक्ट है। ये काम करने से मुझे अर्थार्जन भी होगा, मानधन मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे आपको। एक नंबर क्या बताया मैंने? आशीर्वाद मिलेगा। 2 नंबर क्या बताया मैंने? ओके, फेम। और 3 नंबर क्या बताया मैंने? अच्छा, क्या लगता है आपको मानवीय जीवन में जो भी आदमी पैदा हो चुका है, मानव है, हम डॉक्टर होने से पहले, हम सोशल वर्कर होने से पहले, मैं संस्था का होने से पहले, मैं कोई भी बड़ा आदमी, मिनिस्टर या एमएलए एमपी होने से पहले, हर आदमी पैदा क्या बनकर हुआ है? इंसान बनकर, आदमी बनकर। और आदमी बनकर हमारे कुछ कर्तव्य हैं, फिर बाकी हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ काम होंगे, लेकिन सबसे पहले कर्तव्य कौन सा है? मैं आदमी हूं, मैं इंसान हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं जो मुझे करने हैं। तो आपको क्या लगता है हर आदमी की जिंदगी में 3 चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आशीर्वाद होनी चाहिए लोगों के, यस। दूसरा, फेम और शोहरत, नाम रुतबा होना चाहिए, थोड़ा काम करने में मूड आता है। और 3, उसके साथ साथ धन भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। ऊपर की 2 चीजें मिली और तीसरा चीज नहीं मिला तो आपके घर वाले भी आपको घर में नहीं रखेंगे। और ऐसे कुछ सोशल वर्कर हैं, मार्केट में जाके मिलो आप, बहुत सारे सोशल वर्कर ऐसे हैं जिनके घर जाकर हमने पूछा कि आदमी कैसा है आपके घर वाला, तो घर वाले गालियां देने लगे। घर वाले कहने लगे बहुत हरामखोर आदमी है, क्यों? आज तक बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, सब गांव के लिए करता है। फिर गांव वालों को जाके पूछा, इस आदमी ने तुम्हारे वजह से घर वालों की गालियां खाई, घर वाले इसको पूछ नहीं रहे, न बच्चे बाप बोल रहे हैं, न इसकी बीवी इसको हस्बैंड बोलने को तैयार है, न इसके माँ बाप इसको बच्चा बोलने के लिए तैयार है, इसने तुम्हारे लिए इतना किया, कैसा है ये आदमी? तो वो बोल रहे बहुत नालायक है ये आदमी। क्यों? इसने क्या फ्री में किया है क्या? इसको पैसा मिला होगा ये काम करने के लिए। तो फिर वो ना इधर का रहा ना। ऐसा सोशल वर्क हमें नहीं करना है, हमें ऐसा सोशल वर्क करना है जिसकी अहमियत उसको भी पता हो और उसका कुछ मूल्य आपको भी मिले। तो ऐसा सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म एक ही है इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा है, जिसका ट्रेनिंग करने के लिए आप आए हैं, जिसका नाम है समर्थ सोशल फाउंडेशन। एक बार जोरदार तालियां। और ये हमने सोच समझ कर नहीं बनाया है। आज अगर आप सब लोगों के सामने इंप्रेशन मारने के लिए मैं ये बोलूं, ये सब हमने प्लान करके किया था, मेरे दिमाग में था ये सब, मैंने गोल रखा था और उसको मैंने अचीव किया, संस्था को इतना बड़ा किया। ऐसा अगर आज मैं बोलूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेक्चर देने के लिए संस्था की शुरुआत हुई थी, ना प्रोडक्ट दिमाग में था, ना नशा मुक्ति का कोई कंसेप्ट दिमाग में नहीं था। व्याख्यान देंगे, लेक्चर देंगे, लोगों में परिवर्तन करेंगे और हमारा बिजनेस देखते देखते करेंगे, ऐसी शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि अच्छे लोगों, विचारों के लोगों को, अच्छे विचारों के लोग मिल जाते हैं और काम हो जाता है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी आदमी का एक सेंटेंस है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ गोल रखा ही नहीं, अगर आपने कुछ बड़ा सोचा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके हाथ से कुछ बड़ा बन चुका है जिसमें लाखों लोगों का भला हो रहा है, तो सोचो वो काम तुमने नहीं किया, कोई है जो तुम्हारे हाथ से वो काम करवा रहा है। तो ये संस्था बनाई नहीं गई, बन चुकी है। अभी हमने ये सोचा कि बन चुकी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, तो क्यों ना लाखों लोगों तक पहुंचा जाए। तो आज आप पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में लाखों लोग पहुंचेंगे। हमारा जो टारगेट है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या किया है, बिना प्लान के क्या क्या हो चुका है और अब प्लान क्या है। कुछ प्लान नहीं था तो इतना सब हो चुका है, अब तो हमने सोचा है इतना अगर हो ही रहा है तो क्यों ना हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया जाए। तो उसके लिए आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, देने के लिए तैयार हैं? चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला सब्जेक्ट है पॉइंट नंबर 3, जिसपे हम चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक पोर्शन पे बात चल रही है। आप लोग बोलेंगे ट्रेनिंग शुरू होगा कब? होगा, आगे होगा, इंतजार करें आप। पॉइंट नंबर 3, क्या, क्यों, कैसे। पॉइंट नंबर 3 है कैसे। जब आदमी को क्या पता लग जाता है, संस्था क्या है, अभियान क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
जब आदमी को क्यों मुझे काम करना है ये भी पता लग जाता है, तो तीसरा सवाल आता है, सर ये सब मुझे अच्छा लगा है, आप मुझे कैसे करना है बताइए, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टेक्निक है, क्या सिस्टम है, इसकी कुछ रूल है क्या, इसका कुछ फॉर्मेट है क्या, मुझे बताइए, मैं वैसे काम करता हूं। तो कैसे काम करने में दो चीजें आती हैं, एक ए और बी। ए आता है जैसे मुझे लगता है वैसे, जैसे आपको लगता है वैसे काम करना, आपके दिमाग से काम करना। और दो, जैसा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बता रहा है वैसे काम करना। कौन सा अच्छा है सिस्टम इसमें? जल्दी कामयाब बनने की शक्यता कहां पर है, ए या बी में? बी में, क्योंकि मुझे जैसा लगता है वैसा अगर मैं काम करने जाऊंगा तो आज तक भी मैंने वही किया है ना, जो मुझे लगता था, नहीं बना मैं कामयाब। तो क्यों ना जिस सिस्टम से हजारों लोग कामयाब बन चुके हैं, उस सिस्टम के बताए हुए टेक्निक पर अगर मैं काम करूं तो मेरी भी कामयाब बनने की शक्यता क्या हो जाएगी? यशस्वी होने का सबसे आसान फॉर्मूला, जिस फील्ड में आप यशस्वी होना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उस फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं वो जो करते हैं उसको कॉपी करना शुरू कर दो, आप भी कामयाब बन जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास सिस्टम में जो लोगों ने जो किया और उनको जो पैसा मिला, उनको जो नाम रुतबा मिला, उनको जो पुरस्कार मिले, उनको जो आशीर्वाद मिले, ये सब जो उन्होंने कमाया अपनी जिंदगी में 1 साल 2 साल 5 साल में, हमारे प्यारों लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा कैसे में। मतलब कि क्या और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा आपके लिए, वो बस आपका बेस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट में कौन सा पॉइंट है? कल शाम को जब इस हॉल से आप बाहर निकलेंगे तो जाकर फॉलो क्या करना है, कैसे। तो कैसे में पॉइंट सिर्फ 8 ही आएंगे, लेकिन वो 8 पॉइंट को समझने के लिए पहले ये 2 चीजों को समझना क्या है, क्या और क्यों को समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों के? चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, बेसिक पॉइंट नंबर 4 जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या, क्यों, कैसे, यहां तक तो हो गया, इस पे बात होगी आगे, और आगे जाएंगे हम पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 नोट करें, कामयाब बनने के, जिंदगी में कामयाब बनने के, सक्सेसफुल बनने के 6 स्तंभ, 6 पिलर। पटेल, ओ पटेल, वाटर बॉटल एक दो यहां छोटा, यहां पे रखो। 6 पिलर। अभी मैं पिलर क्यों बोल रहा हूं, स्तंभ क्यों बोल रहा हूं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? सब लोगों का ध्यान है मेरी तरफ? कितने लोग हैं हॉल में? हम लोग, आप और हाँ, इस पे भी फोकस होना चाहिए। तो चलो आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है, यहां पर आने से पहले आप और मैं कुछ ना कुछ हैं। आप फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हो, अभी जुड़े नहीं हो, अभी काम शुरू नहीं हुआ, होगा, फ्यूचर वाली बात है, अभी तो जुड़े नहीं है ना। प्रेजेंट में हम फाउंडेशन से पहले भी कुछ करते हैं। समर्थ फाउंडेशन में आज जानकारी लेने के आए हो, लेकिन पहले कुछ हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ बिजनेसमैन हैं वगैरह वगैरह, फार्मर हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हर आदमी को अपनी जिंदगी में ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि मैं मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में कामयाब बनूं? ऐसा लगता है? आप सब लोगों को लगता है कि मैं मेरे फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब बनना चाहिए? यस नो में? जिनको जिनको लगता है सर जोर से यस बोले। आप कामयाब अगर बने होंगे तो उसकी वजह आपकी एनर्जी होगी, और नहीं बने होंगे तो उसकी वजह भी आपकी एनर्जी होगी। कामयाब बनने वालों की एनर्जी जो होती है ना, वही उसको कामयाब बनाती है। तो जिनको जिनको आगे कामयाब बनना है वो भी जरा जोर से यस बोले। तो जिनको मैंने पहले यस बोलने के लिए कहा था, आवाज थोड़ा कम था, अब आवाज क्या हो गया? हाँ, ऐसा एनर्जी रहेगा तो ही आप कामयाब बनेंगे। हमारे मराठी में कहावत है, लक्ष्मी जब दरवाजे पे आती है और आपकी एनर्जी अगर ऐसी रहेगी यस, तो बोलती है ये गलत जगह आ गई मैं, वो निकल जाती है और उसकी एक बहन है जिसका नाम अवदसा है, उसको भेज देती है, तो इसके पास जाए। तो कामयाब बनना है तो लक्ष्मी को अपने साथ रखना, और लक्ष्मी को साथ रखने के लिए आपके चेहरे पर, आपके आवाज में वो एनर्जी होनी चाहिए। तो कामयाब बनने के लिए तैयार हैं? तो नोट करें, कामयाब बनने के 6 स्तंभ मैं आपको बताऊंगा। ये 6 स्तंभ का एक सीक्वेंस भी होता है, उस सीक्वेंस के साथ बताऊंगा। इस सीक्वेंस में एक भी चीज इधर उधर नहीं चलेगी। कामयाब बनने के 6 स्तंभ हैं, और ये स्तंभ हर किसी, जो आदमी इंसान बनकर पैदा हुआ है, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, उसका व्यक्तिमत्व कैसा भी हो, उसको अगर उसकी जिंदगी में कामयाब बनना है तो ये 6 स्तंभों को फॉलो करना। मरते वक्त हर आदमी को मरना, ये तो मालूम है आप सब लोगों को। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो आदमी पैदा हुआ है वो एक दिन, और कब मरेगा किसी को पता नहीं। तो जब भी मरेंगे तो यमदूत आएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। अब जिसने देखा है वो बोलने के लिए आया नहीं कि मैंने देखा है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों पर भरोसा है, लिखा है तो है कि यमदूत आएगा, रेडे पर बैठ के आएगा, काय पे बैठ के आएगा, लेकिन आएगा। तो जब भी यमदूत को देखे, और जिसको भी यमदूत को देखने के बाद ये पता चले कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, और जो रोना शुरू कर दे, जो हाथ पांव घिसना शुरू कर दे, जो पूरा गंदगी कर दे, पहचान लो उसने जिंदगी में कामयाबी का अर्थ समझा ही नहीं।
और जो यमदूत को देखकर ये बोले की बरेच दिवस वाट बघतो तो तूच वेळ केलास, बाकीवर कसं काय चाललंय सगळं. यमदूत के कंधे पर हाथ रखकर आंख में आंख डालकर जो ये बोले कि तेरा इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था, मेरा यहाँ का रोल खत्म हो गया, बहुत दिन हो गए, तू ही लेट आया है, चल जाएंगे ऊपर, बाकी सब भगवान वगैरह ठीक है ना ऊपर. ये जो कॉन्फिडेंस के साथ बोले, पता चला कि उसको जिंदगी की एक कामयाब बनने के स्तंभ क्या थे. एक बहुत बड़े महाराज ने अपने शिष्यों से एक सवाल किया जो मैं आज आपसे कर रहा हूं. वो सवाल ये था, क्वेश्चन ये था कि जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी जो चल रही है, आपलं जीवन जे चाललेलं आहे, जिंदगी का सफर किस दिशा में जा रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन किया बड़े महाराज ने अपने शिष्यों से. तो बहुत शिष्यों ने जवाब दिया, आंसर दिया, कामयाबी की दिशा में जा रहा है, ग्रोथ की दिशा में जा रहा है, आरोग्य की दिशा में जा रहा है, डेवलपमेंट की दिशा में जा रहा है, शिखर की दिशा में जा रहा है, सक्सेस की दिशा में जा, ऐसे सब लोगों ने जवाब दिया. महाराज बोले सबके जवाब गलत. आंसर ये होना चाहिए, मैंने सवाल में जोर किस वर्ड पे दिया था, जिंदगी, जीवन का सफर किस दिशा में जा रहा है, तो उसका आंसर ये था, जीवन का सफर मृत्यु की दिशा से जा रहा है और ये सफर मृत्यु के स्तंभ पे आके खत्म होगा. तो आज के भी ये 2 दिन जो जाएंगे, पता चला ये कि ये 2 दिन भी आपके उस मृत्यु की दिशा के आपको नजदीक लेके जा रहे हैं, आपके स्तंभ के नजदीक लेके जा रहे हैं. 2 दिन खत्म हो गए तो आप मृत्यु के नजदीक पहुंचे. इसलिए वाढदिवस नहीं होता, वाढदिवस घट वर्ष होता है. आपकी जिंदगी से 1 साल क्या हो गया, आप मृत्यु के नजदीक आ गए. तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि एक दिन ये पृथ्वी हम सब लोगों को छोड़नी है. पैदा भी हम हमारी मर्जी से नहीं हुए और मरने वाले भी हम हमारी मर्जी से नहीं है. तो क्यों ना जो बीच का टाइम मिला है, इसमें समर्थ फाउंडेशन के जरिए से हजारों लोगों का भला करके ही मरते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है. तो नोट करें, जिंदगी को अगर कामयाब बनाना है किसी भी फील्ड में, तो 6 स्तंभ परिपक्व होने चाहिए. स्तंभ नंबर 1 है मानसिक स्तंभ. ऐसा कहा जाता है कि कामयाब इंसान की जो मानसिकता होती है वो बहुत बड़ी होती है, ब्रॉड होती है और पॉजिटिव होती है. क्या लगता है आपको, कामयाब इंसान की जिंदगी में मानसिक स्तंभ प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. किसी नैरो माइंड आदमी को, किसी निगेटिव हमेशा रहने वाला आदमी को कामयाब बना देखा है क्या किसी ने. कुछ लोग तो ये कहते हैं ह्याला भेटायचं नाही सकाळी जर तोंड बघितलं तर काम होत. काही लोक तर बघतात की मी जाताना हा आडवा येऊ नये. आमचे पप्पा पण चांगल्या कामाला चालले तर आमच्या आजूबाजूला पण 7.5 असणारे 2 लोक आहेत ज्यांचं नावच पडले 7.5, हे आडवा नाही आला पाहिजे. आणि तो जर चुकून आडवा आला ना, पप्पा परत येतात आमचे. मग मी म्हणते काय झालं, ते आलता आडवा तो 7.5 वाला, त्याला हे माहित नाही आमच्या घरात त्याच्याविषयी काय चर्चा चालू आहे. का केलं त्याने, सगळे निगेटिव्ह थॉट, निगेटिव्ह विचार, चेहऱ्यावर तसलेच भाव, आयुष्यभर पॉझिटिव्ह मधनं निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह लोक जे असतात ना, तर समस्यातनं सुद्धा संधी शोधून काढतात. आणि निगेटिव्ह जे लोक असतात ना, ते संधीतनं सुद्धा काय शोधून काढतात, समस्या शोधून काढतात. मग नेहमी प्रॉपर यशस्वी जर तुम्हाला कुठल्याही फील्डमध्ये व्हायचं असेल तर मानसिकता काय असली पाहिजे, मोठी असली पाहिजे, ब्रॉड आणि पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. ती कशी बनवायची ती एक प्रोसेस आहे, त्याच्या मेडिकलमध्ये गोळ्या उपलब्ध नाहीये. काल शेख सरांनी सांगितले पॉझिटिव्ह मानसिकता, 200 रुपये पॉझिटिव्ह मानसिकतेच्या गोळ्या द्या, मिळणार. पॉझिटिव्ह मानसिकता बनाना एक प्रोसेस है, उस पर हम आगे बात करेंगे. मैं अभी पोर्शन बता रहा हूं. पॉइंट नंबर 2, जिंदगी में कामयाब बनना है तो दूसरा स्तंभ भी परफेक्ट होना चाहिए, वो है आरोग्य वाला स्तंभ, फिजिकल पिलर, आरोग्याचा स्तंभ. सिक्वेन्स पण चेक करा. सिक्वेन्स नंबर 1 मानसिक सांगितलं मी, आणि 2 नंबरला काय घेतलं आपण, आरोग्याचं घेतलं. कारण आरोग्य सुद्धा मानसिकतेवर डिपेंड आहे. सायन्स इथपर्यंत आता पोहोचलंय की तुम्हाला होणारे आजार सुद्धा तुमच्या विचारानं होतात. तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या स्वभावाचे व्यक्ती आहात त्याच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला कुठला आजार होणार. साइंस इतपर्यंत जाऊन पहुंचले. साइंस ऐसा ही सांगते, साइंस ये भी कह रहा है आजकल कि अगर कोई आदमी बीमारी से ठीक हो रहा है तो उसमें 90% कंट्रीब्यूशन उसके पॉजिटिव थॉट का है. अगर आपका ब्रेन ये मानने को तैयार नहीं कि मैं ठीक होऊंगा, तो दुनिया की सबसे अच्छी भी मेडिसिन अगर आपको दी गई तो भी आप ठीक नहीं हो सकते. और आपका ब्रेन ये मानने को तैयार है कि मैं इस गोली से, दवाई से ठीक हो जाऊंगा, तो आप उस दवा से भी ठीक हो सकते हैं जिस दवा में दवा थी ही नहीं, प्लासिबो मेडिसिन जिसमें कुछ था ही नहीं, उससे भी ठीक हो सकते हैं आप. तो उसके लिए आपका ब्रेन ही जिम्मेदार है. आप आज जो भी स्थिति में हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जो भी आपकी स्थिति है, आपको आज जो भी बीमारी है, उस सब बीमारी की वजह है आपका ब्रेन, आपका मानसिकता, आपके विचार. तो इसलिए पहले मानसिकता आएगा, फिर आरोग्य वाला स्तंभ आएगा. क्या लगता है आपको, कामयाब इंसान का आरोग्य अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए. अगर यहां अंदर आने से पहले मेरे पेट में अगर दर्द होता,
मेरे घुटने में अगर दर्द होता, मेरे सर में अगर पेन होता, तो मैं ट्रेनिंग ले पाता? ओके, ये हो गई दुनियादारी की बातें। अब मैं भक्ति करने के लिए बैठा हूं, किसी भगवान से जुड़ा हूं और मैं भक्ति और पूजा कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं। पूजा पाठ का दूसरा एंगल है मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन, कि हमें किसी का एंगल सामने रखकर कॉन्सेंट्रेट होना है, थोड़ी देर के लिए विचारों को दिमाग से निकाल देना है। इसको बोलते हैं पूजा पाठ। अब मैं किसी भगवान से जुड़कर पूजा कर रहा हूं और उस वक्त मेरे दांत में दर्द है या मेरे घुटने में दर्द है, मुझे पेन है, मुझे तकलीफ है, मुझे एसिडिटी का तकलीफ हो रहा है, तो मैं जुड़ पाऊंगा क्या भगवान से उस पूजा के अंदर? इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति करने के लिए भी आरोग्य अच्छा होना चाहिए और दुनियादारी के काम करने के लिए भी आरोग्य अच्छा। आरोग्य को सबसे ज्यादा महत्व, ऐसा कहा जाता है, मराठी के अंदर एक कहावत है, आप सब लोगों को पता होगा, आयुष्यभर 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 आरोग्याकडे लक्ष न देता करोडो रुपये कमवले. आयुष्यभर आरोग्याकडे लक्ष न देता करोडो रुपये कमवले आणि आयुष्याच्या शेवटी बिघडलेल्या आरोग्यावरती करोड रुपये खर्च केले. मग मिळालं काय? कमी मिळाले तरी चालतील, पण आरोग्याचं लक्ष ठेवत ठेवत मिळवणं काय आहे? दो दोस्तों ने एक डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब वो डिग्री कंप्लीट करके बाहर आए तो दोनों ने एक चैलेंज लिया कि 10 साल बाद इस होटल में मिलेंगे, देखते हैं तू कामयाब है कि मैं कामयाब हूं। और बराबर 10 साल के बाद दोनों उस होटल में मिले। तो जो पहला वाला था वो मर्सिडीज से आया था, दूसरा वाला जो था स्प्लेंडर से आया था। तो उनके आने से ही पता चला कि कौन कामयाब है और कौन कामयाब नहीं बना। लेकिन फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एक नाश्ता करेंगे और नाश्ते का बिल वही देगा जो कामयाब नहीं बना। अब बिल कौन देगा? स्प्लेंडर वाला, क्योंकि हार गया। तो थोड़ी देर के बाद में जब नाश्ता मंगाया गया तो नाश्ता मंगाते वक्त मर्सिडीज वाले ने कहा नमक थोड़ा कम डालो, मुझे ब्लड प्रेशर का तकलीफ है। फिर चाय का ऑर्डर किया गया तो फिर उसने कहा चाय में शुगर जरा कम डालो, मुझे डायबिटीज का तकलीफ है। और वो जब मर्सिडीज से आया था तो वो मर्सिडीज में ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, ऐसा तिरका तिरका बैठा था। जब वो होटल में भी आके बैठा था तो भी सर का बार बार हिल रहा था वो। तो उसने पूछा तो बार बार हिल क्यों रहा, बैठ क्यों नहीं पा रहा ठीक से? तो उसने बोला मेरे बैठने की जगह पे प्रॉब्लम है। तो कौन सा बीमारी था उसको? हाँ, जो लोग बता रहे हैं आप भी तकलीफ में हैं शायद। उसके बाद वो स्प्लेंडर वाला अपनी बाइक के पास गया, उसने कहा मैं बिल नहीं दूंगा क्योंकि शर्त अभी खत्म नहीं हुई। नाश्ता खत्म हो गया, वो अपनी बाइक के पास गया, बाइक की डिक्की से कुछ पेपर निकाले और लाके उसके सामने फेंके। उसने कहा ये क्या है? उसने बोला पढ़, तेरे पास आने से पहले कल मैंने मेरे सब हेल्थ चेकअप कराए हैं, एक भी बीमारी मेरे अंदर नहीं है, मैं तुझसे हेल्दी हूं, अब तू बता कि तू जीता या मैं जीता। तो उसने बोला तू जीता, बिल मैं दूंगा। उसने कहा मेरी हेल्थ अगर आज अच्छी है तो इस हेल्थ के बिना पर मैं तेरा इतनी प्रॉपर्टी दोबारा कमा सकता हूं, लेकिन तूने जो जो कमाया सब देगा तो भी तेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इसलिए कहा आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज, आरोग्यावर लक्ष देणं ही काळाची काय आहे? मोठ्यानं बोला। आणि आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी टाळ्या वाजवणं काय आहे? एकदा स्वतःच्या आरोग्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायला पाहिजे। ट्रेनिंग पसंद तो आ रहा है आप लोगों को? आते वक्त जो लोग ये सोच के आए थे 10,000 मागितले तर काय होते काय माहिती, लग रहा है कि थोड़ा 10,000 में से है माइनस हो रहा है ना। अच्छा, कितने पैसे माइनस हो गए अभी तक 10,000 से? इसका मतलब आपने ट्रेनिंग का फी समझा 10,000 को। एक्चुअली इस ट्रेनिंग का कोई फी नहीं होता। ज्ञान कभी बांटा जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। और आपसे हमने जो पैसे लिए हैं वो ट्रेनिंग के नहीं लिए हैं। इस होटल में जो खर्चा आपके ऊपर होने वाला है उसका पैकेज है, उसके बदले आपको उतने रुपीज की प्रोडक्ट भी दिए जाने वाले हैं। तो जो फी आपने दिया है वो ट्रेनिंग का, और आज शाम को उस फी में कंसेशन भी देंगे हम आपको। आप सोच के आए थे 10,000, दिए भी हैं 10,000, लेकिन आज हम आपको दीपावली बोनस देंगे। दीपावली होने के बाद वो कितना देंगे? आप ताली बजाने के लिए नहीं बोला था। स्वार्थी माणसं स्वार्थी हो भारताची। उगाच बोलून बघूया म्हणलं काय द्यायचं माझ्या डोक्यात काही नाही आहे, उगाच बोलावं। हाँ, अब ये जब बात फायदे की है तो ताली बजा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बजाई है तो शाम को आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज शाम को जब ट्रेनिंग खत्म होगा या कल शाम में आपने 10,000 जिन जिन लोगों ने भरे हैं उसमें से 4,000 रुपए हम आपको रिटर्न देंगे। ऐसा मैंने मजाक में बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं। आरोग्यानंतरचा तिसरा स्तंभ गया, स्तंभ नंबर 3। आरोग्य के बाद आता है स्तंभ नंबर 3 और वो है कौटुंबिक स्तंभ, फैमिली पिलर। सीक्वेंस समझ में आ रहा है आप सब लोगों के? पहला स्तंभ क्या था? मानसिक, दूसरा था
शारीरिक और तीसरा था कौटुंबिक। अच्छा, क्या लगता है आपको, कोई आदमी खुद को कामयाब मानता है, उसको लगता है मेरे पास मर्सिडीज है, गाड़ी है, बंगला है, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं पूछती, उसका बेटा उसके साथ सही रिलेशन में नहीं है, उसकी वाइफ के साथ रोज उसका झगड़ा होता है, उसकी बहन उससे बात नहीं करती, उसका भाई उसको रोज गालियां देता है, तो क्या वो कामयाब है? जोर से बोलिए। इसका मतलब फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छे होने क्या है। एक आदमी मेरे ऑफिस में आया था और उसको शुगर का इंफॉर्मेशन चाहिए था, डायबिटीज का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए था। अंदर आके बैठा, 78 वगैरह उसका एज था। मैंने उसको इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। 15 मिनट के बाद जब मैंने इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको, एक दूसरी बूढ़ी औरत अंदर आई और उसने बोला, सर ह्याला ऐकू येत नाही। बोला, अच्छा हुआ आप अंदर है, तो अगले 5 मिनट में इसके सर में भी कुछ डालने वाला था। आधे घंटे से 15 मिनट से बात कर रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ये कुछ पूछ रहा हूं तो भी कुछ नहीं बोल रहा है, और ये भी नहीं बोल रहा है कि मुझे सुना ही नहीं देता। अच्छा आप अंदर आइए, बैठिए। आप कौन है इनके? तो मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा ये क्या करते थे? तो बोले बैंक में मैनेजर थे, रिटायर हो चुके हैं, कान का मशीन भूल के आए हैं, मैं उनकी बहन हूँ। तो अच्छा आप दोनों साथ में हैं क्या? अच्छा, फिर मुझे जरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि बताइए जरा आपका पास्ट क्या है। तो उन्होंने बताया, हम 7 भाई और बहन हैं। हमारे पिताजी वैद्य थे, वो गुजर गए। बेलगाम में हम लोग रहते हैं, कर्नाटक में। और साथ के साथ जो भाई बहन हम लोग हैं, इनमें से किसी का भी शादी नहीं हुआ, मैरिज नहीं हुआ अभी तक। साथ ही लोग हम एक में का आधार हैं। वो उसको आधार देता है, मैं उसको आधार देता हूँ। ऐसा क्यों? तो हम 7 के 7 लोग जो हैं, एक्सीडेंटली, उन्होंने श्राप वगैरह ऐसा कुछ कहा, लेकिन मैं एक्सीडेंटली मानता हूं कि 7 के 7 लोगों में अलग अलग टाइप का अपंगत्व था। इसको सुनाई नहीं देता, उसका पैर छोटा है, वो मतिमंद है, वो गतिमंद है, उसको आंख ही नहीं है, अंधा है। ऐसे 7 लोग थे, उसमें से 2 गुजर भी गए, डेथ भी हो गए। तो हम ही आधार हैं। वो उसको आधार देता है, उसको आधार देता है। हमारा किसी का शादी नहीं हुआ, हमारे माता पिता भी गुजर गए। हम ही हमारी फैमिली है, हम ही नेबर हैं, हम ही सुख दुख में इकट्ठा हैं। 5 लोग हैं भी। ये सब बोलने के बाद हमारा काम हो गया, बाहर चले गए। मैंने हमारे घर वालों को कॉल किया और घर वालों से गपशप की, माता जी से बातें की, पिताजी से बातें की। उसके बाद हमारी बीवी से थोड़ा मैंने बातें की, बच्चों से बातें की। तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए। तो बोले, ऑफिस टाइम में जब हम इसको कॉल करते थे तो ये उठाता भी नहीं था, 2-3 बार करे तो गालियां देता था। आज ऑफिस टाइम में खुद फोन करके गप्पे लड़ा रहा है, ये क्या है? तो शाम को उन्होंने पूछा मुझे घर जाने के बाद, ऐसे कैसे हुआ आज? आज सूर्य इकडनं कसं काय निघाला म्हटले ते, तुम्ही आज आमच्यावर गप्पा कशा काय मारल्या फोन करून ऑफिस टाइम मध्ये? फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आज तक आपका महत्व पता नहीं था। जब मैंने ऐसे लोगों को देखा कि न जिनके माता पिता है, न जिसकी वाइफ है, न जिसको बच्चे हैं, न जिसका कोई है आधार वाला, तब मुझे पता चला कि आप जो मुझे मिले हो, रैंडम नहीं मिले हो, उस भगवान की देन है कि उसने मुझे आप जैसे लोग दिए हैं। उसकी अहमियत मुझे उस दिन पता चला। तो आपको भी अगर ऐसा लगता हो कि फैमिली ऐसी ही मिली है, तो मिली नहीं है। आप खुश नसीब हैं कि आपके आसपास वो लोग हैं, और जब तक वो जिंदा है ना, उसका महत्व मालूम होना जरूरी है। वो लोग आज की डेट में होशियार माने जाते हैं जो सामने हैं, उस लोगों का महत्व समझते हैं। जाने के बाद कोई भी रोता है कि मेरी माँ अच्छी थी, मेरे पिताजी अच्छे थे, कब्र पर जाकर, उनके स्मशान भूमि में जाकर, फोटो को देखकर कोई भी माला चढ़ाता है। जब तक जिंदा है ना, तब तक करना जरूरी है। तो आपका और आपका फैमिली का बॉन्डिंग क्या रहेगा? तो आपके और आपके फैमिली के रिलेशन अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? मैं बताता हूं। बहुत अच्छे बोलोगे तो मैं कोई सवाल पूछूंगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छे हैं। और तीसरा ऑप्शन तो मैंने बोला ही नहीं, वो कौन सा है? बेकार हैं। कुछ लोगों के तो बिगड़े हैं, सगे भाई से 13 साल से बात नहीं करते, ऐसे भी लोग इस हॉल में हैं। खुद की माताजी ओल्डेज होम में है, ऐसे भी लोग इस हॉल में हैं। बहिणीने शेताच्या ह्याच्यावरती युनिव्हर्सिटीवर सिग्नेचर दिली नाही, मग 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष बहिणीबरोबर बोलत नाहीत, असे पण लोक या हॉलमध्ये आहेत। ती शेती तुम्ही घेऊन जाणार नाही, बहीण घेऊन जाणार नाही, तुमचे वडील पण घेऊन गेले नाही। एक बार एक जमीन दूसरे जमीन से बात कर रही थी, और जमीन का मालिक कुछ लोगों को जाकर दिखा रहा था कि ये मेरी जमीन है, और जमीन हंसते हुए दूसरे जमीन को बोली, बाजू वाले, कि देख रहा है, आज ये आया है और बोल रहा है कि ये मेरी जमीन है। इसके पहले इसका बाप आया था, उसके पहले उसका बाप आया था, उसके पहले उसका बाप आया था, सब चले गए, मैं अभी भी यही हूं। आज ये आया है, मेरी मेरी बोल रहा है, ये भी चला जाएगा, मैं यही रहूंगी। जो चीजें रहने वाली हैं, बटने वाली हैं, सड़ने वाली हैं, गलने वाली हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं आप सब लोग। गलत फहमी में हैं आप। जो चीज साथ जाने वाली है, उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। और साथ क्या जाएगा? आपके अच्छे कर्म। और अच्छे कर्म करने का मौका मिलने के लिए नसीब होना चाहिए, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए। आपका नसीब अच्छा है, समर सोशल फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो कुटुंबाबरोबर रिलेशन चांगले ठेवणं फार गरजेचं आहे। अजून ट्रेनिंग सुरू झालेलं, तुम्ही म्हणणार मग रात्री 12 वाजता वाटतं तुम्ही आज,
या पॉइंट नंबर 4, सीक्वेंस नंबर 4, सामाजिक स्तंभ, सोशल पिलर। जिस समाज सोसाइटी ने हमें बात करना सिखाया, संस्कार सिखाए, चलना सिखाया, जिससे हमने भाषा सीखी, उस समाज सोसाइटी का भी कुछ देना है हमको वापस। वो कैसे देना है उस पर भी मैं बात करूंगा। पिलर नंबर 5, आध्यात्मिक स्तंभ। क्या लगता है आपको, अध्यात्म नाम वाली कोई चीज है क्या इस दुनिया में? अब जो लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़ी, उनको लगता होगा ये हे सगळं बोलण्यासारखे असतं, हे असं काही नसतं अध्यात्म वगैरह, लेकिन अध्यात्म है। अब कुछ लोगों की गलतफहमी जो हुई है वो गलत मार्गदर्शन से हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है? आज का कलयुग है, उस कलयुग में अध्यात्म को भी लोगों ने, अध्यात्म का भी लोगों ने बाजार बना दिया। अपने स्वार्थ के लिए गलत अध्यात्म लोगों को बताया जा रहा है, और वो निगेटिव चीजें माइंड में है तो हम अध्यात्म को गलत समझ रहे हैं। अध्यात्म एक ऐसी प्लग है जिसमें अगर आपके जीवन की पिन अटैच है तो आप प्रकाशित हैं। जिसको अध्यात्म के प्लग की जानकारी नहीं है, उसकी पिन अगर उससे अटैच नहीं है, तो आपका बल कभी लग रहा है, कभी जा रहा है, कभी कभी मार्ग शुरू करना पड़ रहा है। चिटकी वाजून कधी कधी बल चालू करतो बघा आपण, लागतंय कधी कधी बंद पडतंय, असं काही लोकांचं चालू आहे। जिंदगी में अगर प्रकाशित रहना है तो अध्यात्म के प्लग से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अध्यात्म को जानना जरूरी है, और जो हमारे दिमाग में अध्यात्म डाला गया है वो निगेटिव है। अध्यात्म की 12 अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन है। जैसे जैसे डेफिनेशन बढ़ती जाएंगी, थोड़ा अध्यात्म क्रिटिकल होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। वहां पर हमें नहीं जाना है। हम संस्कारी लोग हैं, हम प्रापंचिक लोग हैं, हमारे पीछे हमारा घर बार है, तो हमें अध्यात्म में डीप में नहीं जाना है। ऊपर ऊपर वाला अध्यात्म जे दैनंदिन जीवन जगता जगता फॉलो करता येईल, असा अध्यात्म तुम्ही आम्ही फॉलो करून, आपण संसारी माणसं आहे। तर त्या अध्यात्माची सगळ्यात सोपी व्याख्या काय आहे, नोट करा। अध्यात्म की सबसे पहली डेफिनेशन, जहां पर भेद नहीं होते उसको अध्यात्म कहा जाता है। और आज हमारे दिमाग में जो अध्यात्म है, चेक करें, हम जिसको अध्यात्म समझ रहे हैं वहां पर भेद ही भेद है। जिसको अध्यात्म समझ में आया, जो आध्यात्मिक बना, उसकी नजर से अगर वो किसी को भी देखेगा तो सब लोग समान दिखेंगे उसको। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, बनाया सबको एक ने है। एक 10 मूर्तियां अगर आपके सामने रखी हैं और आप बाजार में गए हो और उस एक मूर्ति को उठाकर अगर आप उसको निगेटिव बोल रहे हो, उस मूर्ति के बारे में कुछ गलत कंप्लीमेंट आप पास कर रहे हो कि ये एक मूर्ति गलत है, इसका नाक बराबर नहीं है, इसको कलर बराबर नहीं किया गया, तो गुस्सा मूर्ति को आएगा क्या मूर्तिकार को आएगा? जरा जोर से बोलिए। तो ये जितनी मूर्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इसका मूर्तिकार कौन है? कोई है ना, जिसको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, एक्स वाई जेड नाम दिए हर किसी ने, कोई है जिसने ये मूर्तियां बनाई है। इसी से किसी मूर्ति को अगर आप नाम रखते हो, उसको गलत नजर से देखते हो, तो गुस्सा उसको नहीं आएगा, किसको आएगा? इस गलत इफेक्ट को, इस गलत थॉट को दिमाग से निकालना क्या है? आध्यात्मिक लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं। मुझे बताइए, मानवीय शरीर कितने महाभूतों से बना है? 5 महाभूतों से बना। कौन से महाभूत होते हैं मानवीय बॉडी के अंदर? महाभूत कौन से होते हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ओके, मान लीजिए इनका जाति एक्स है, इनका जाति वाई है, इनका जाति जेड है, और मेरा जाति बी है। हम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। ओके, फिर भी इनकी बॉडी के अंदर अग्नि है कि नहीं, आकाश है कि नहीं, वायु है कि नहीं, जल है कि नहीं? अग्नि अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी, जल जल, वायु वायु, दोनों एक ही हो गए। जो इनमें है वो मुझ में है, इनको जिसने बनाया उसी ने मुझको बनाया। ये और मैं एक ही हैं। अध्यात्म का सबसे लास्ट सेंटेंस, दुनिया में 2 3 4 5 है ही नहीं, सब एक ही हैं। बनाने वाला भी एक है, उसने फर्क नहीं किया, तो तुम और मैं होते को नहीं फर्क करने वाले। इसलिए सबकी नजर एक होना जरूरी है। अध्यात्म को समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हुआ है आपको पता चलेगा। एक साधु टाइप आदमी ने अपने 4 अलग अलग कास्ट वाले दोस्तों से पूछा, जो अलग अलग कास्ट से रिलेटेड थे, जिनकी दोस्ती थी। और साधु महाराज ने पूछा कि आप आध्यात्मिक हैं क्या? पहले वाले से उसने कहा जी मैं आध्यात्मिक हूं। क्यों? रीजन बताइए। तो उसने रीजन बताया कि मैं रोज नमाज पठन करता हूं 5 बार, मैं भगवान की अल्लाह की पूजा करता हूँ, सामने जाता हूँ, नमाज पठन करता हूँ, हज जाके आया हूँ, मैं वो जक़ात देता हूँ वगैरह वगैरह, मैं कुरान शरीफ का पठन करता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक हूँ। ठीक है। दूसरे को पूछा आप आध्यात्मिक हैं क्या? बोला हाँ मैं रोज पूजा अर्चा करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, कुल दैवत के पास जाके वो यात्रा करता हूँ वगैरह वगैरह, रोज सुबह हमारे घर में भक्ति संगीत लगता है, पूजा पाठ होता है, तो मैं आध्यात्मिक हूँ। तीसरे से पूछा आप आध्यात्मिक हैं क्या? उसने भी जवाब दिया यस मैं वो हमारे गुरुद्वारे पे जाता हूँ,
वहां पर ये सब करता हूँ, वहां पर कुछ गरीब लोगों के बूट पॉलिश भी करता हूँ, तो ये सब मैं वहां पर जाकर करता हूँ, वहां पर अन्न छत्र चलता है, वहां पर मैं पैसा भी देता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। चौथे से पूछा आप आध्यात्मिक? हाँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बाइबल ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक हूँ। और सब सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब अभी तक आपने दिया ही नहीं। तो अभी तो दिया ना जवाब आपको कि हम आध्यात्मिक हैं, तो नहीं। मैंने आपसे पूछा था आप आध्यात्मिक हैं क्या? आपने जो जवाब दिया है वो अलग सवाल का दिया है। ये जो जवाब आपने दिया उसका सवाल ये होना चाहिए था आप धार्मिक हैं क्या? तो आपने जो जो बोला है ये धार्मिक होने का प्रूफ है। आप अगर आपके धर्म की बताई हुई सभी चीजें फॉलो करते हो तो आप धार्मिक हो, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक होना धार्मिक होने से बढ़कर है। और आध्यात्म में धर्म आता है, लेकिन पूरा धर्म फॉलो करना 100% आध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म को समझना है तो धर्म से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और वो जब जाओगे तो अध्यात्म समझ में आएगा। वो अध्यात्म क्या है मैं आपको बताऊंगा, और वो आगे बात करेंगे हम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पिलर नंबर 6। 10,000 के अंदर की बातें हैं कि 10,000 के ऊपर की बातें हैं? ऊपर की हैं क्या? चलो, अध्यात्म पॉइंट नंबर 6 है आर्थिक स्तंभ। अभी लास्ट पे मैं आ गया आपके आर्थिक स्तंभ के ऊपर। कितने स्तंभ हैं कुल मिलाकर? 6 स्तंभ हैं, 6 पिलर हैं, इकोनॉमिकल पिलर। ओके, क्या लगता है आपको? आपके पास मानसिकता स्ट्रांग है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपके आपके परिवार के साथ रिलेशन भी बहुत बढ़िया है, आप समाज सोसाइटी में भी फेमस हो और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, आप आध्यात्मिक भी हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, कंगाल हैं आप लोग, तो कुछ अहमियत है क्या इस 5 पिलर की? तो 6 नंबर वाला पिलर भी स्ट्रांग होना क्या है? क्योंकि कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ आएगा नहीं, तो उपजीविका चलेगी कैसे? घर के लोगों की जरूरतें पूरे करेंगे कैसे? उनके ड्रीम के लिए कहां से पैसा लाएंगे आप? तो आपका 6 नंबर वाला पिलर भी स्ट्रांग होना क्या है? लेकिन उसका नंबर कितना है? कितने नंबर पे लिया है हम उसको? अब आप सच बोले, यहां से अंदर आने के पहले आपका पिलर नंबर 1 क्या था? आपका फोकस कौन से पिलर के ऊपर था? 6 नंबर वाले पे था। इसलिए पहले 5 पिलर आपकी जिंदगी में आए ही नहीं। और मान के चलिए 6 नंबर के पिलर पे फोकस करके, आर्थिक स्तंभ पे फोकस करके कमा भी लिया आपने बहुत सारा पैसा, तो पहले जो 5 स्तंभ कोलैप्स हो गए वो पैसों से खरीदे जा सकते हैं क्या? ये 100 करोड़ ले लो और मेरे घर वालों के रिलेशन जुड़ा के दे दो, 100 करोड़ ले लो मेरी बीमारियां दूर करके दे दो, 100 करोड़ ले लो मुझे फेमस बना के दे दो, हो सकता है क्या? इसलिए 6 स्तंभों को एक साथ लेकर चलना क्या है, तब जाकर आप कामयाब बनेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में। ये नहीं कि समर्थ फाउंडेशन में आए हो तो ये स्ट्रांग चाहिए। आप कुछ भी करो जिंदगी में, अगर आपको मरने से पहले कामयाब बनना है, आईने के सामने जब भी जाकर ठहरेंगे और आपको लगे कि मैं हूं और मैं मेरी जिंदगी में कामयाब बन चुका हूं, इसका मुझे अभिमान है, अब कब भी यमदूत आए मैं जाने के लिए तैयार हूं, इस मानसिकता को बनाना है तो सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। और वो बनने के लिए आपको 6 स्तंभों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और जिसका सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया। अब ये कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, इसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे दूंगा जिसपे हम बात करें। तो ये कुल मिलाकर कितने स्तंभ हैं? 6। ये किस चीज में हमने बात की? जिंदगी को कामयाब बनाने वाले 6। अब मैं स्तंभ क्यों बोल रहा हूं उसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को 6 पिलर हैं। तो ये बिल्डिंग ऐसे ही सक्सेसफुली रहने के लिए, कोई भी डैमेज ना आने के लिए, सेफली ऐसे ही इस बिल्डिंग को अगर रहना है तो कितने पिलर स्ट्रांग लगेंगे 6 में से? सब लोग बोलिए। क्यों 5 स्ट्रांग रहेंगे और 1 वीक रहेगा तो नहीं चलेगा? क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा और बिल्डिंग क्या हो जाएगी? अगर एक बिल्डिंग को स्ट्रांग ठहरने के लिए, सेफली स्ट्रांग रहने के लिए, अगर 6 के 6 पिलर स्ट्रांग चाहिए, तो जिंदगी का जो बिल्डिंग चल रहा है, जिंदगी जिस दिशा में चल रही है, इस जिंदगी जो ऐसे ही नहीं मिली आपको। 84 लक्ष युनिक पार केल्यानंतर मानवी जन्म मिळतो, आणि ह्यात जर मोक्ष नाही मिळाला तर परत 84 लक्ष युनिक मध्ये फिरायचं आहे तुम्हाला। तो ये जो मिला है मानवीय जन्म, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कामयाब बनाने के लिए भी 6 के 6 स्तंभ क्या लगेंगे? परिपक्व लगेंगे। आर्थिकचा नंबर जरी 6 नंबरला घेतला असला तर त्याला सुद्धा महत्व, इसमें से कोई भी पिलर आप मिस कर सकते हैं क्या? नहीं, ये छोड़ देते हैं, इसको करते हैं। 6 के 6 लगे, और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आफ्टरऑल आज का और कल का जो ट्रेनिंग है 4 चीजों पे बेस है। ओके, क्या, क्यों, कैसे और यशस्वी जिंदगी की 6 पिलर। तो ये है हमारा पोर्शन। आप शुरू करेंगे ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग शुरू करना तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? क्या। और उसमें पहला पॉइंट है संस्था क्या है। ओके, क्या से शुरुआत करना है। संस्था क्या है इसके बारे में हमारे सुहास पाटिल साहब ने बहुत कुछ बोला है आपको। असलम शेख साहब जो हमारे संचालक है उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है आपको।
नारायण पवार साहब जिन्होंने आपका इंट्रोडक्शन लिया था, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है आपको। मैं अब उतना सब नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि संस्था क्या है, शुरू कैसे हुई थी। उन्होंने जो बोला आपको स्टोरी भी सुनाई होगी कि न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, उसको हमने पढ़ा, संस्था की शुरुआत की, लेक्चर से शुरुआत हुई, देखते ही देखते एक प्रोडक्ट हमने लाया, फिर पीआरओ लोगों को बनाया ताकि फ्री में कोई काम ना करे। फ्री काम करने से सामने वाले का फायदा नहीं होगा, काम को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उसमें एक रिटेलिंग का प्लान हमने बनाया कि तू ये प्रोडक्ट लोग सामने वाले को देगा, तुझे 4 पैसे मिलेंगे। पीआरओ का ट्रेनिंग डिजाइन किया और एक एक करते आज 189 ट्रेनिंग हो चुके हैं। आज का ट्रेनिंग कितने नंबर वाला है? 190 वाला ट्रेनिंग है। 190 ट्रेनिंग में आज तक 25,000 से ज्यादा पीआरओ ट्रेनिंग लेके सर्टिफाइड हो चुके हैं। कोई पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर रहा है, किसी के हाथ से 1, किसी के हाथ से 2, किसी के हाथ से 10, किसी के हाथ से 50, 100, 200, 500 लोग भी नशा मुक्त बन चुके हैं। एक बार हमारे 25,000 पीआरओ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लोगों को काम करने में और थोड़ा अच्छा लगे, आशीर्वाद तो उनको मिल रहे हैं, पैसा भी उनको मिल रहा है, तो हमने उनको पुरस्कार भी दिए हैं। हजारों लोगों को हम आज तक पुरस्कार दे चुके हैं, जिसका पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा। परसों हमारा पुरस्कार 16 हुआ, 29 सितंबर में यही हॉल में, पीछे के हॉल में था, तो लगभग 150 लोगों को उस वक्त हमने पुरस्कार दिया। आपको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा और क्यों देना चाहिए, उसमें बात हमारी हो चुकी है कि अप्रिशिएट करने से आदमी काम अच्छा करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मोटिवेशन मिलता है, तो और ताकत से काम होता है। तो इस हिसाब से लोगों को मोटिवेट भी किया है हमने। उसके आगे लोगों को पैसा कितना मिला हमारे साथ काम करने के बाद, क्योंकि आशीर्वाद तो मिल रहे हैं, पुरस्कार तो हम दे रहे हैं, पैसा कितना मिला? पीआरओ को रिटेलिंग और होलसेलिंग में प्रोडक्ट बेच के, प्रोडक्ट बेचा है सामने वाले का भला करने हेतु, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें पैसा भी मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट जो पैसा मिला वो कितना मिला? तो सुहास पाटिल साहब जो आपके सामने यहाँ पर आए थे, उनको मेरे साथ 6 साल हो चुके हैं, संस्था के साथ 6 साल हो चुके हैं उनको। जब वो ज्वाइन हुए थे तब उनका उम्र 24 था, अनमैरिड थे, आज उनका उम्र 30 है। 6 साल में उनका प्रॉपर्टी हमारे साथ जुड़ने के बाद 6.5 करोड़ रुपए का इनकम हमारा फाउंडेशन से उनको मिल चुका है अभी तक। सुहास पाटिल साहब, सुहास पाटिल साहब जिस घर में रहते हैं, 2.5 करोड़ रुपए का बंगला है, जो उन्होंने समर्थ फाउंडेशन से मिले हुए इनकम से बनाया है। अब जो 2.5 करोड़ का बंगला बनाया होगा उन्होंने, उसमें एक एक ईंट जो लगी होगी, एक एक जो प्रोडक्ट उसमें यूज किया गया होगा, वो जिस पैसों से लाया गया है, जिस पैसों से बनाया गया है, उस पैसों के पीछे लोगों के श्राप हैं या आशीर्वाद है, तो उसमें उनको आनंद 100% मिलता होगा उस घर में। क्योंकि किसी को धोखा देकर, किसी को डबरे में डालकर, खड्डे में डालकर, नुकसान कर कर नहीं किया गया, लोगों को नशा मुक्त बनाकर, लोगों का सही काउंसलिंग कर कर पैसा मिला है। आज उनके पास एक बीट कार है, मर्सिडीज जीएलए कार है, और परसों 4 महीने पहले उनकी टीम में संतोष पवार साहब काम करते हैं, जिन्होंने संतोष पवार साहब को सुहास ने जोड़ा था। तो सुहास के नीचे जो संतोष है, संतोष का इनकम महीने का 30-32 लाख रुपए का है, और उसको ये लगा कि सुहास मेरा गुरु है, सुहास ने मुझे जोड़ा तो मुझे कुछ करना चाहिए मेरे गुरु के लिए। तो सुहास सर के वार्ड दिवस पे, बर्थडे पे, संतोष ने 57 लाख रुपए का एमजी ग्लॉस्टर गाड़ी उनको गिफ्ट किया है। तो संस्था इस लेवल पर पहुंच चुकी है फिलहाल, टिल डेट। लेना, लिया, खरीदा, ये सब जा चुका है। गिफ्ट दिया जा रहा है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 60 लाख की चीजें। तो इसमें 2 चीजें नजर आती हैं। गिफ्ट देने के लिए सबसे पहले उसके पास होना चाहिए। तो एक चीज पता चली कि वह आदमी उतना कामयाब है संस्था में काम करके कि 57 लाख का गिफ्ट दे रहा है। और दूसरा, होता बहुत लोगों के पास है, देने की मानसिकता नहीं होती। तो संस्था ने संस्कार ऐसे दिए हैं कि देने की भी लोगों की क्या है, मानसिकता है। तो इस तरीके का संस्था का काम बढ़ता जा रहा है। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को नशा मुक्त बनाने में हम कामयाब बन चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो प्री डायबिटिक थे, उनको फ्री डायबिटिक बनाने में हमें कामयाबी मिली है। जो लोग डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर लाने में भी हमारी संस्था का काउंसलिंग, हमारा डाइट चार्ट, हमारे प्रोडक्ट ने उनको हेल्प की है। बहुत सारे लोग जो ज्वाइंट पेन की समस्या से त्रस्त थे, उनको भी बहुत अच्छा हेल्प मिल चुका है हमारी संस्था के पीआरओ से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे काउंसलिंग से, हमारे डाइट से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 7 से 8 लाख के करीब लोग सेटिस्फाइड हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज करके, संस्था से जुड़ के। 25,000 पीआरओ सेटिस्फाइड हैं। अब इस साल हम क्या कर रहे हैं, आने वाले जनवरी से दिसंबर तक हमारा प्लान क्या है, ये तो पीछे वाला पास्ट हो गया। तो आने वाले दिनों में हमारा प्लान ये है कि अगर काम इतना अच्छा चल रहा है तो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हमारे पास एक विस्तार अधिकारी नाम की हमने एक रैंक बनाई है, जो पीआरओ लोगों को एक काम सिखाने में हेल्प करती है। तो लोग हमारे पास सिर्फ 500 थे, उनके ऊपर रीजनल ऑफिसर जो थे वो सिर्फ 100 की संख्या में थे, और उनके ऊपर जोनल ऑफिसर जो थे 20 की संख्या में थे। तो संस्था ने इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए 50 जोनल ऑफिसर लोगों को बनाया है, 500 रीजनल ऑफिसर लोगों को बनाया है, और उस 500 रीजनल ऑफिसर के नीचे विस्तार अधिकारी 5000 बनने वाले हैं। और 5000 अगर विस्तार अधिकारी बनेंगे और वो 20-20 पीआरओ को भी जोड़ेंगे, 1 लाख पीआरओ दिसंबर 2025 से पहले बनेंगे, और 1 लाख पीआरओ मल्टीपल
10-10 लोगों को भी नशा मुक्त करेंगे तो 10 लाख लोग आने वाले साल में समर्थ फाउंडेशन के जरिए से नशा मुक्त बनने वाले हैं। तो सोचा नहीं था तो इतना हो चुका है, आपने सोचा है। और आपको मुझे पूछना है, एक सवाल है, अगर आदमी नशा बेचकर कामयाब बन सकता है और भगवान उसको उस काम में कामयाबी अगर दे रहा है, तो नशा मुक्ति का जो प्लान हमने डिजाइन किया है लाखों लोगों को नशा मुक्त बनाने का, वो भगवान इस काम में हमें कामयाबी देगा कि नहीं देगा? तो आप इस काम में साथ देने के लिए तैयार हैं? दूसरा, जब हमने नशा मुक्ति का काम बढ़ाया आगे तो हमें पता चला कि नशा मुक्ति में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्रोनिक अल्कोहलिक है, जो स्प्रे से नशा मुक्त नहीं बनाए जा सकते, वो विड्रॉल सिम्टम्स में जा चुके हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर चाहिए, साइकेट्रिक चाहिए, रिहब सेंटर चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं था। तो 4 साल पहले फिर हमने खुद का शिव शंभो निवासी व्यसन मुक्ति केंद्र बनाया, जहां से आज तक 4000 लोग जो क्रोनिक अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम्स में जा चुके थे नशा मुक्त बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां शिव शंभो निवासी व्यसन मुक्ति केंद्र की। दूसरा अपडेट यह है कि जनवरी 2025 में हमने आज तक संस्था का ATG रखा है, 1010D वगैरह सब सिस्टम में हमारे पास फॉर्मेलिटीज हैं, सब डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन फिर भी एक सिंगल रुपीज भी आज तक हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया, CSR फंड नहीं लिया। जो कर रहे हैं प्राइवेट बेस पे कर रहे हैं। 4 एकड़ का जमीन हमने परचेस किया है 6 महीने पहले। जनवरी 2025 में हम इंडिया का सबसे बड़ा 1000 बेड की कैपेसिटी वाला निवासी व्यसन मुक्ति केंद्र बनाने जा रहे हैं, जिसका कैपेसिटी 1000 बेड का रहेगा। हर स्टेट के लिए एक एम्बुलेंस रहेगा, उस पर ड्राइवर रहेगा, उसका एक ऐप रहेगा, उस ऐप से वो एम्बुलेंस कनेक्ट रहेगा। उस स्टेट में काम करने वाले जितने PRO रहेंगे, वहां उनको अगर नजर आया यहाँ पे एक विड्रॉल सिम्टम्स वाला आदमी है जिसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना है, ऐप से कनेक्ट करके वो एम्बुलेंस से कनेक्ट हो जाएगा। एम्बुलेंस आके उस बंदे को लेकर हमारे निवासी केंद्र तक आएगी। ऐसा सिस्टम आपको 2025 में देखने को मिलेगा। दूसरा, हम नशा मुक्ति केंद्र चला रहे थे जिसमें फी है, कितना फी है वो सब नशा मुक्ति केंद्र से कम है। फैसिलिटी सबसे अच्छे हैं, जितना खर्चा आता है उतना ही लिया है, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सर्विस हमने लोगों को दी है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको निवासी पे जब हम बात करेंगे। लेकिन अब हमारे दिमाग में यह है कि 2025 में हमें बिना फी के भी कुछ काम करने हैं। तो उसमें से सबसे पहला काम है वो है वृद्धाश्रम। इंडिया का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम 1 रुपीज की फी लिए बिना हम जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा होगा, जिसके लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं वहीं पे प्रीमाइसेस बनेगा वृद्धाश्रम का भी। वृद्ध लोग कौन रहेंगे, उसका क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, वहां के ग्राम पंचायत का कौन से डॉक्यूमेंट लगे, वो सब आपको बताया जाएगा। उसका फी नहीं लिया जाएगा। जो वृद्ध लोग निराधार हैं, जिनको आधार देने के लिए कोई है नहीं, उनको समर सोशल फाउंडेशन आधार देगी, बिना स्वार्थ 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आज भी स्वार्थ नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। अब वो जो वृद्ध लोग आएंगे जिनको कोई बच्चे नहीं है, जिनके लिए विरंगुले के लिए कोई है ही नहीं सामने देखने वाला, तो उनको साथ देने के लिए अनाथ आश्रम भी बनाएंगे। वो अनाथ बच्चे उनके बेटे बनेंगे वहां आकर और वो उनको साथ देंगे। जनवरी 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम, इंडिया का सबसे बड़ा वृद्ध आश्रम ओल्ड एज और इंडिया का सबसे बड़ा व्यसन मुक्ति का काम जो संस्था करने वाली है, जिसकी नींव हमने रख के हैं, उस संस्था का ट्रेनिंग करने के लिए आप आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी होनी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद हमारे संचालक लोग मुझसे कहते हैं, सर हमारा संस्था इतना बड़ा बन चुका है, तो आप सबके सामने आप क्यों आते हो? आप थोड़ा पर्दे के पीछे रहो। कोई ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं और ट्रेनर को बुलाएंगे, 10,000 देंगे तो वो सब बोल देगा। आप इतना तकलीफ मत लो। क्यों आप 12-12 घंटे बात करते हो लोगों के सामने? आप बंद करो, अपना तो हो गया, आप कामयाबी के शिखर पर संस्था पहुंच गई, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी ताकत से पहला ट्रेनिंग लिया था, उतनी ही ताकत तक जब तक मैं जिंदा हूं, आखिरी ट्रेनिंग भी उतनी ही ताकत से होगा। क्योंकि ट्रेनर आएगा, वो मुंह से बोलेगा, कान तक बात को पहुंचाएगा, और कोई बंदा आएगा दिल से बोलेगा, दिल तक बात तक पहुंचाएगा। लेकिन ये बात मेरी आत्मा तक पहुंच चुकी है, मैं बताऊंगा तो आपके आत्मा तक पहुंचेगी, और आत्मा तक पहुंचेगी तो और आपके हाथ से लाखों लोग नशा मुक्त होंगे। तो जो हमारा टारगेट है वो आपका होना चाहिए, इसलिए हमें आपके सामने बात करना जरूरी है। संस्था मेरी नहीं है, आप सबकी है। आप आए होंगे समर्थ फाउंडेशन का नाम सुन के मुझे ट्रेनिंग को जाना है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कल शाम को जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप इस अभिमान के साथ निकलेंगे कि समर्थ सोशल फाउंडेशन मेरा संस्था है, ये बोल के आप यहाँ से बाहर जाएंगे। और ये एहसास होने के लिए, ट्रस्ट होने के लिए मैं 2 दिन आपके सामने बात करूंगा। तो मेरे बात करने का अंदाज आपको पसंद आ रहा है? मेरा टूटा फूटा कोल्हापुर वाला हिंदी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? मराठी लोकांना कळते की नाही कळते? बऱ्याच मराठी लोकांची मागणी असते, जरा काहीतरी मराठीत बोलावं, ते मराठी ऐकल्याशिवाय जरा बरं वाटत नाही आम्हाला मध्ये मध्ये। तर मध्ये मध्ये आठवेल तर मी मराठी बोलतो, बरेच वेळा काय होतं मराठी बोलायला चालू केलं की आठवत नाही की हिंदी बोलायचं आपल्याला, आणि ब्रेन मध्ये सॉफ्टवेअर असते त्याने एकदा मराठी पकडली की मराठीच पकडता येते।
मग परत हिंदीत मराठी, मराठीत हिंदी, मग परत असं व्हायला नको जर मराठी हिंदी आपलं इथलं कोल्हापूरचं आलं तर हिंदीवाली लोक डोकं आपण घेतील की म्हणतील वो मराठी या अच्छा है उसी में बात करो. नाहीतर आपलं हिंदी तुम्हाला माहित आहे की कापूरची ऍड माहिती आहे ना सगळ्यांना, ओके शुद्ध कापूर, एक काडी मी नाही पेट्या तो माझ्या नाव नाही सांगेगा. असलं हिंदी येण्यापेक्षा हिंदीच बोलूया, तुम्ही सगळ्यांनी समजून घ्या. आणि कोणाला काय पाहिजे असेल तर मध्ये मध्ये मी थोडंसं मराठी बोलायचा प्रयत्न करेन. एकदा त्या 10 लोकांसाठी जेवढ्या लांबून हिंदी ऐकण्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी पण झाल्या पाहिजे. अब जो संस्था का प्रोफाइल मैंने आपको बताया, क्या लगता है आपको ये प्रोफाइल जो इतना बड़ा बन चुका है यहीं पे छोड़ देते हैं, अब बस करते हैं, बहुत बड़ा काम हो गया, क्या इसको आगे लेके जाते हैं? अब इसको अगर आगे लेके जाना है तो एक आदमी काम नहीं कर सकता, 2 हाथ बहुत कम पड़ेंगे, तो आप सब लोगों के हाथ लगेंगे. तो आप हाथ देने के लिए तैयार हैं? अब ये हाथ देने से आपको फायदा क्या होगा, समाज को क्या होगा, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं. तो संस्था क्या है इसके बारे में मैंने बात की. अब हम आगे जाते हैं, अभियान क्या है, पॉइंट नंबर 2. अभियान क्या है, संस्था ने जो शुरू किया वो अभियान क्या है उसके बारे में बात करेंगे. तो पहला अभियान जहां से हमने शुरुआत की थी, नोट करें आप, नशा मुक्त भारत अभियान. अच्छा, बीच में मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, दे दूं क्या? एक आधे घंटे के बाद 2:30 बजे आपका लंच ब्रेक होने वाला है. अच्छा, कौन कौन यहाँ पर है जो नॉनवेज है, नॉनवेज वाले हैं, कितने लोग हैं? बिंदास, डरने का नहीं, कोई कुछ दंड नहीं करेगा आपको, नॉनवेज खा सकते हैं आप, अच्छा लगता है आप लोग. अच्छा, किती जरी मोठा हात वर केला तर आज काय नॉनव्हेज मिळणार? असं मी कॉमेडीत बोललोय, पण दोन्ही प्रकार आहेत, वेज भी है और नॉनवेज भी है, लेकिन बीच में नहीं जाना है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जाना है. नॉनवेज है तो पहले ही जाके पहुंचता है, तो सारा खत्म कर देंगे लोग. चलो नोट करें, तो हम बात कौन सी चीज पे कर रहे हैं? अभियान. अभियान नंबर 1, नशा मुक्त भारत अभियान, जहां से हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी. तो नशा मुक्त भारत अभियान को समझने के लिए, नशा मुक्त अभियान को समझने के लिए एक डाई से जाएंगे हम, ताकि आपको पता चले. अगर बात करनी हो नशा मुक्ति पे तो मैं 10 घंटे कर सकता हूं. इतना मार्केट में घूमे हम नशा मुक्ति के सब्जेक्ट को लेकर, इतना सब इकट्ठा किया है. डायबिटीज पे बात करना है तो 10 घंटे कर सकता हूं, लेकिन उतना आपके काम का नहीं है. ज्यादा सुनेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा. आप बोलेंगे आप हमको डायबिटीज की दवा दे दो सर, हमें ही हो. तो थोड़ा थोड़ा जरूरी जितना है, जितना टिपिकल है, जो कंटेंट में बैठेगा वो आपको बता दो. तो नोट करें, कुछ एंगल से हम बात करें. सबसे पहला, नशा मुक्ति क्यों जरूरी है, नीड क्या है नशा मुक्ति की? नशा मुक्ति की नीड है क्या हमारे देश में? नशा मुक्ति सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए क्या? ये पहले हम जानेंगे आंकड़ों के साथ. दूसरा, नशा मुक्ति से होने वाले दुष्परिणाम, परिणाम. तीसरा, नशे के प्रकार, प्रकार क्या क्या है नशे में. और चौथा, ऑप्शन, पर्याय, सॉल्यूशन. इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है क्या आपके पास? कुछ पर्याय हैं क्या? इसे बचाया जा सकता है क्या? इससे बाहर निकाला जा सकता है क्या? अच्छा, ये 4 कंटेंट में सबसे ज्यादा बात कौन सी चीज पे होनी चाहिए? कुठल्या गोष्टीवर जास्त बोललं गेलं पाहिजे? सोल्यूशनवर, पर्यायावर जास्त बोललं गेलं पाहिजे. ज्यादा बात होनी चाहिए पर्याय के ऊपर. कैसे नशा करते हैं लोग सबको पता है, नशे के प्रकार सबको पता है, नशा करने से क्या क्या लॉस होते हैं वो भी सबको पता है. उल्टा नशा मुक्ति का लेक्चर देने आप जब जाते हो किसी नशा करने वाले लोगों के सामने और आप उनको बताते हो कि नशा करने से ये ड्रॉबैक होते हैं, तो वो बोलेंगे आपको, सर आपको क्या मालूम क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, हमें पूछिए, हम खुद नशा करते हैं. उनको वो क्या क्या होता है बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर कैसे आना है, इसमें आने का रास्ता क्या है, इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए, ऑप्शन पे ज्यादा बात होनी चाहिए. फिर भी आपके नॉलेज के लिए चारों चीजों पे हम बात करेंगे. सबसे पहली चीज, नीड. हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया, ओके, इंडिया में आपको क्या लगता है नशा मुक्ति का काम करना जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है, क्या वजह है, उसकी रीजन क्या है? नशा मुक्ति क्यों जरूरी है? घर के घर बर्बाद हो रहे हैं नशा करने से. यस, और नशा मुक्ति पे काम क्यों करना जरूरी है? हमारी संस्था के साथ करो, किसी भी साथ करो, नशा मुक्ति पे काम करना क्यों जरूरी है? यस, ज्यादा नशा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा कहां है? इंडिया में. ओके, और संख्या दिन ब दिन क्या होती जा रही है? और नशा करने वाला सिर्फ खुद का नुकसान कर रहा है क्या, समाज, सोसाइटी और परिवार का भी कर रहा है? ओके, डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, क्राइम रेट जो ज्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है? नशा करने. एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है? एक आदमी, एक एजुकेटेड आदमी ऑफिस से निकला, जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, बेल्ट भी लगाया है, और अपनी साइड पकड़कर 60 की स्पीड से जा रहा है, उसका कोई गलती नहीं है. लेकिन बाजू वाला जो आ रहा था वो शराब पिया हुआ था, नशे के धुत था, नशा ज्यादा चढ़ गई, गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, और उधर से इधर आकर डिवाइडर क्रॉस करके इस बेचारे को ठोक दिया.
और ये मर गया, वो भी मर गया, वो तो मरने ही वाला था, लेकिन एक अच्छा आदमी चला गया। किसकी वजह से? इसने कभी नशा किया था क्या? तो उसके नशे से इसको भी लॉस हुआ। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नशा मुक्ति सिर्फ नशा करने वाले के लिए जरूरी नहीं है, नशा मुक्ति पूरे समाज और सोसाइटी के लिए क्या है? एक आदमी को नशा मुक्त बनाएंगे तो आने वाली 7 सदियां उसकी बदल जाएंगी, उसका घर खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, और जितनी भी चीजें उसकी वजह से हो रही थी वो सब स्टॉप हो जाएंगी। तो नशा मुक्ति आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। अंध लोकांना मदत करणं, गरीब लोकांना मदत करणं, निराधार लोकांना मदत करणं, पुरात सापडलेल्यांना मदत करणं, हे जेवढं गरजेचं आहे ह्याच्यापेक्षा किंबहुना जास्त गरजेचं एका माणसाला नशामुक्त करणं गरजेचं आहे। आणि एक वाक्य मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, आमचं ट्रेनिंग केल्यानंतर तुम्ही आमचं काम करा न करा, आमचा प्रोडक्ट विका न विका, पण एक रिक्वेस्ट 100% आहे की 2 दिवसाचं ट्रेनिंग केल्यानंतर, इथून बाहेर गेल्यानंतर भले आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून नाही जमलं तरी किमान शेवटचा श्वास असेपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून, कोणत्या ना कोणत्या डॉक्टरच्या मदतीनं, कोणत्या ना कोणत्या औषधाच्या साह्यानं, किंवा तुम्हाला जर काउन्सिलिंग घेतलं तर काउन्सिलिंगच्या मदतीने का असेना जीवनात किमान एक तरी व्यक्ती नशामुक्त करा आणि त्याचे आशीर्वाद घ्या। भले आमच्या संस्थेच्या मदतीने नाही केलं तरी चालेल। मुद्दा नशा मुक्तीचा आहे, समर्थ फाउंडेशनचा नाहीये। समर्थ फाउंडेशनने ते मिशन हातात घेतलंय आणि व्यसन मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या ह्या जगामध्ये, देशामध्ये बऱ्याचशा संस्था आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या त्या संस्थांसाठी पण झाल्या पाहिजे जे व्यसन मुक्तीचं काम करतात। आता व्यसन मुक्ति में, नशा मुक्ति में हम जब बात कर रहे हैं तो नशा मुक्ति में प्रकार क्या क्या है ये भी मालूम होनी चाहिए। जरूरत पे हम बात कर रहे हैं, नीड, नशा मुक्ति की गरज क्या है, क्यों नशा मुक्ति करनी चाहिए, तो कुछ आंकड़े नोट करें आप, आपको पता चलेगा। बहुत सारे हेल्थ संस्थाओं ने ऐसा स्टडी किया है कि 10 में से 5 लोग नशा करते हैं इंडिया में, अलग अलग प्रकार का। इसका मतलब कितना परसेंटेज हुआ? यस। तो आने वाले टाइम में ये परसेंटेज कम होगा क्या बढ़ेगा? इससे नुकसान किसका होगा? सबका होगा। ये आंकड़ा ये बताता है कि इसको रोकना जरूरी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरा समाज कोलैप्स हो सकता है, सबका नुकसान, अच्छे लोगों का भी नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। इसके लिए ये आंकड़ा बहुत खतरनाक है जो बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना जरूरी है। दूसरी चीज, कैलकुलेटेड हम बात कर रहे हैं, नशा करने से जो आदमी नशा करता है, समाज, सोसाइटी, क्राइम रेट वगैरह सब तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन जो उदाहरण आपने देखे, कुछ न्यूज़पेपर भी आपने पढ़े होंगे, एक 6 महीने पहले का हमारा मिरज एरिया यहाँ पर है, वहां का न्यूज आया हुआ था। एक पिताजी ने, एक फादर ने अपने बेटे का मर्डर किया, अकेला ही था वो उसको, और उसके 4-5 टुकड़े किए उसकी डेड बॉडी के, और अलग 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 एरिया में फेंक दिए। किसने किया ये सब क्राइम? किसने किया ये क्राइम? एक बाप ने अपने बेटे के बारे में किया। पता ये चला कि बाप शराब नहीं पीता था, बेटा शराब पीता था, और उसने शराब पी के कितनी तकलीफ दी होगी। जिस बाप ने उंगली पकड़कर छोटे से लेकर बड़ा खुद किया, जो उसके कलेजे का टुकड़ा है, खुद उसके टुकड़े करने का टाइम जब उस बाप पे आया तो उसने कर दिए, तो सोचो कि उसके ब्रेन को तकलीफ कितना हुआ होगा उस शराब पीने वाले से। तो इतनी ज्यादा तकलीफ लोगों में है, और वहां से बाहर निकालने का काम तुम्हारे और मेरे हाथ को मिला है। तो किसी के आशीर्वाद है कि इतना अच्छा काम हमें मिला, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। तो नशा मुक्ति आज की डेट में बहुत ही जरूरी है कि आप किसी के घर में, परिवार में अगर कोई नशा करता होगा तो आपको उसका अहमियत समझ में आएगा कि नशा मुक्ति क्यों जरूरी है। ओके, नशा मुक्ति के प्रकार के ऊपर जाते हैं हम। नशा मुक्ति के प्रकार कितने हैं? नशे में कितने प्रकार हैं, आपको क्या लगता है? प्रकार कितने हैं? प्रकार के बाद परिणाम पे जाएंगे, और परिणाम के बाद पर्याय पे जाएंगे। नशे में प्रकार कितने हैं, कितने टाइप का नशा करते हैं लोग? अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के नाम बताएं जो आपको पता हो। किस चीज की, ड्रग्स का नशा किया जाता है? यस। और दारू का किया जाता है? और गुटखा? यस। और गांजा, तंबाकू, कोकीन और सिगरेट स्मोक किया जाता है, और शराब, और व्हाइटनर का भी नशा आजकल किया जाता है। और अच्छा, मैं आज आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि हम पिछले 5-7 साल से उस लोगों में रह रहे हैं तो हमें पता है। एक आदमी का मुझे कॉल आया पंढरपुर से, उसने कहा कि मैंने आपकी ऐड दिखी और मेरे बेटे को एक नशा है, वो छूट सकता है क्या? तो बोले क्या नशा है उसको? तो उसको रोज 1 लीटर पेट्रोल लगता है। बोले 1 लीटर पेट्रोल का करता क्या है वो? तो उसका स्मेल लेता है वो, और ना दे तो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि चाकू लेके मुझे मारने के लिए आता है, माँ को मारने के लिए आता है, टीवी फोड़ देता है, फ्रिज फोड़ देता है। तो मैं जब भी मेरी स्प्लेंडर में पेट्रोल डालने के लिए जाता हूँ तो 1 लीटर पेट्रोल स्प्लेंडर में डालता हूँ और 1 लीटर का बोतल भर के लाके उसको देता हूँ। उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जिसने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, छोटे से बड़ा किया। आज उसको उम्मीद है कि कुछ करेगा और हमें खिलाएगा। तो खिलाना छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, सेवा करना छोड़ दो, उसको 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है आज, और घर में बैठ के पेट्रोल का स्मेल ले रहा है। क्या बीतता होगा उसको?
तो मैंने कॉमेडी में पूछा उस बाप से, 1 लीटर आप स्प्लेंडर में डालते हैं और 1 लीटर बेटे को देते हैं, एवरेज ज्यादा किसको आता है? उसने बोला उसको ही ज्यादा एवरेज है, नहीं देंगे तो पूरा घर फोड़ देता है। उसके बाद एक लेडीज, एक माता पिता जो टीचर हैं, अपनी बेटी को 26 साल एज वाली लड़की को हमारे पास लेके आए काउंसलिंग के लिए। उसने कहा कि ये रात को तंबाकू खाते हुए पकड़ी गई, आज हमें पता चला कि तंबाकू खाती है, लड़की है, कॉलेज जाती है, 26 साल उम्र है, अभी अनमैरिड है, अच्छा नहीं है, आप जरा कुछ काउंसलिंग करो इसका। तो हमने काउंसलिंग किया और पूछा क्यों तंबाकू खाना शुरू किया आपने? तो उसने बोला कॉलेज में जब हम स्टडी करने के लिए बैठते थे तो मेरे दांत में दर्द होता था बार बार, तो कॉलेज के लड़कों ने या लड़की ने बोला कि थोड़ा तंबाकू रख कम आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा रखा कम हुआ, बाद में थोड़ा रखा कम हुआ, ऐसा करते करते मुझे तंबाकू खाने का एनी एक्शन टू रिपीटेड बिकम ए हैबिट, मुझे आदत लग गया। और आदत आज इतना बढ़ चुका है कि गाय छाप का एक पूड़ी एक दिन में लगता है। और वो बोलती है कि लोग एक जगह रखते हैं, मुझे एक जगह रख के किक नहीं बैठती, मुझे 4 जगह तंबाकू रखना पड़ता है। मैं ज्यादा लेती हूँ, उसको मिक्स करती हूँ, इधर 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 इधर, 4 जगह रखने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद मेरा जरा इंटरेस्ट बढ़ा, मेरा और कुछ नशा करते हैं क्या कॉलेज में? अगर ऐसा होता होगा तो और भी कुछ होता होगा, और कुछ नशा करती हो क्या तुम? तो उसने माँ बाप की तरफ देखा, तो हमने बोला आप जरा बाहर जाओ, जरा खुल के बात होगी। बोलो तुम बोलोगे तो हम आपको सलाह देंगे किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी दवा लगेगी तुमको, बताओ। तो उसने बोला मैं स्मोक भी करती हूँ, लेकिन घर वालों को पता नहीं है, क्योंकि उनको क्या मिला है उतना उनको पता है, ये पता नहीं है। तो उसने ब्रांड का नाम भी बताया, और दिन में 10 लगते हैं बोला उसने, दिन में 10 सिगरेट लगते हैं, मतलब 1 पैकेट लगता होगा उसको। बोला और कुछ? बोला कुआं बहुत गहरा लग रहा है, खोदना चाहिए। बोला और कुछ? उसने बोला मुझे गांजा पीने की भी आदत है, मेडिकल स्टूडेंट, गांजा पीने की भी आदत है। वो कितना लगता है? तो 2 पुड़ियां लगती हैं, 1 हफ्ता जाती है। अब वो पुड़ी कितने ग्राम की वगैरह मैं ज्यादा अंदर नहीं गया, और मैं ज्यादा डीप में बताऊंगा तो आप मुझ पर शक करेंगे, आपका क्या भरोसा। तो थोड़ा आगे जाने के बाद और कुछ नशा करते हैं क्या? तो बोला कभी कभी पार्टी होते तो हम ड्रिंक भी करते हैं। वो लेके आए थे टोबैको के लिए, पता चला कि इतना सब है। फिर मैंने सब छोड़ के, सांस छोड़ के उसको बोला तेरा ड्रीम क्या है? उसको ड्रीम मैंने उसके लाइफ का पूछा था, उसको लगा बात नशे की चल रही है, नशे का ड्रीम पूछा होगा। उसने बोला मुझे बहुत जल्द स्नेक बाइट लेना ही मेरा ड्रीम है, सर्पदंश घ्यायचा आहे मला, हे माझं ड्रीम आहे म्हणते। बोले स्नेक बाइट क्या होता है? तो उसने बोला सर्पदंश, एक सांप मिलता है, उसको पाला जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका खर्चा इतना होता है, देने वाला एजेंट वो है, इतना पैसा देना है उसको, वो आएगा, मैं जीभ बाहर निकालूंगी, टंग के ऊपर वो डसेगा, उसको ट्रेनिंग होता है, फिर मुझे नशा होगी। अरे सब नशे से वो नशा अलग होगी। बोले उससे क्या होगा? सर उससे क्या होगा आपको मालूम नहीं, आप कभी करके देखो, बोलिए मुझे। ये कौन बोल रहा है? एक लड़की बोल रही है, उम्र कितना है उसका? और माता पिता बाहर है, उनको पता नहीं है। उनको क्या पता है? सिर्फ ये चीज इसलिए मैंने आपको बताई, आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे, बेटे होंगे, बेटी होंगे, कॉलेज स्कूल वगैरह जाते होंगे, नशा करने की आज की डेट में कोई उम्र नहीं है। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के भी बच्चे कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा आपका बेटा अभी भी छोटा है, तो छोटा बेटा कौन से बड़े बड़े गुल खिला रहा है वो आपको पता नहीं है। लैपटॉप दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए उसको, कार लेके दे दी, बाइक लेके दे दी, तो आपका कर्तव्य खत्म नहीं हुआ। वो जाके वहां पर क्या क्या कर रहा है वो देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। नशा मुक्ति देश की और समाज की बाद में सबसे पहले किसके होनी चाहिए? हमारे परिवार की होनी चाहिए, हमारे घर की होनी चाहिए। घर घर नशा मुक्त होगा तो देश नशा मुक्त होगा। तो आपको आपके घर में भी जाकर ये देखना क्या है। अच्छा, ये चीजों का नशा करना ही नशा है क्या? ज्यादा मोबाइल एडिक्शन भी क्या है? अगर आपको भी है और आपके बच्चों को, तो उससे भी बाहर निकालना क्या है। मोबाइल एडिक्शन के भी नशा मुक्ति केंद्र निकल चुके हैं, उसमें भी लोग हैंग हो रहे हैं, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो रहे हैं लोगों को। हाथ में मोबाइल नहीं है और वो मोबाइल पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, हाथ में मोबाइल ही नहीं है और उम्र 22 साल है, हाथ में मोबाइल नहीं है और ऐसे ऐसे कर रहे हो। मोबाइल का इतना आदत लग चुका है लोगों को। टॉयलेट में मोबाइल, माता पिता ने बोला सो जा, तो माँ के सामने ऐसे चादर ले ली मुंह पे, और चादर के अंदर मोबाइल चल रहा है, उसको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो इससे, इस एडिक्शन से भी लोगों को बाहर निकालना क्या है। दूसरा एडिक्शन जो आपको और मुझे सब लोगों को है, वो क्या है? किसी बाजू वाले आदमी ने अच्छी कामयाबी की और अच्छी कार ले ली और आपको बताया कि आइए सर कार का नारियल फोड़ना है, तो आप भी गए और एक दिल आपका कह रहा है कि बच्चे ने अच्छी सक्सेस पाई है, अच्छी कार ली है, नारियल फोड़ भी दिया, और दूसरा दिल ये कह रहा है कि 2 नंबर करते का काय, एवढ्या लवकर गाडी घेतली कशी काय। और आने के बाद थोड़ा आपको वॉमिटिंग भी हो रहा है घर में आने के बाद, मळमळल्यासारखं व्हायला लागले तुम्हाला। लोगों का अच्छा सोचना ये अच्छी आदत है, और लोगों के बारे में बिना वजह बुरा सोचना ये सबसे बड़ा नशा है। इससे भी बाहर निकलना क्या है, जरूरी है। तो लोगों के बारे में हमेशा क्या सोचेंगे आज के बाद? कोई लोग हेच बोलने को भी तैयार नहीं है। लोक म्हणतात हे सोडून बाकी सगळं सांगा, हे आम्हाला जमणार नाही। आगे जाते हैं। झंडू बाम का भी नशा लोग करते हैं, पता है आप लोगों को?
हमारे पास ऐसे भी कुछ लोग मिले जो बाम ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं। शायद उन्होंने गलत सुना होगा कि जाम लगा के खाना था, जाम की जगह उन्होंने क्या सुना, बाम लगा के खाते हैं। हमारा एक दोस्त था जिसको विक्स का एडिक्शन था, और जब हम नशा मुक्ति का काम भी नहीं करते थे तो हम बार बार देखते थे, कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो, 2 डब्बी, इधर एक विक्स की डब्बी, इधर एक विक्स की डब्बी, और उसका एक स्टाइल था, ऐसा इस उंगली से उस विक्स को निकालता था और ऐसा नाक में उंगली चढ़ाता था, और पूरी नाक में उंगली जाकर ऐसा ऐसा कुछ करता था, ब्रेन का लॉक निकालता था या क्या मालूम, और उसके बाद ऐसा जोर से करता तो फिर फ्रेश हो जाता था वो। तो हमें लगा कुछ गड़बड़ है, सर्दी तो इसको है नहीं, विक्स क्यों लगाता है। एक बार हम एक रूम में थे, एक होटल के रूम में, वो नहाने के लिए गया, उसकी विक्स की डब्बियां गायब कर दी हमने। वो जब बाहर आया तो ढूंढा, उसके समझ में नहीं आया डब्बी की, हमसे पूछा प्यार से उसने, मेरा विक्स का डब्बी वगैरह लिया है क्या आप लोगों ने। हमने बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद में नीचे जाके आया, जहां जहां बैठा सब जगह जाके आया। हम ऐसे जगह थे जहां पर मेडिकल नजदीक नहीं था, उसको मिलने वाली भी नहीं थी। तो जब वो ऊपर आया ना, तब एग्रेसिव मूड में आया, फिर गुस्से में पूछा, सच बोलो तुमने मेरी विक्स की डब्बी ली कि नहीं। तो गुस्से में देखकर हमने फिर भी धीरे से बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद में इधर उधर ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, बाद में लकड़ी लेके आया, और बाद में बोला खरं सांगा ना तर डोकं फोडून एकेकाच घेऊन आम्ही पट करून काढून दिली, ही घे। लेते ही उसने वो ऐसा एक्शन में ऐसा ऐसा किया, दोनों डाल के ऐसा ऐसा किया, ऐसा कर, फिर हमसे बोला सॉरी, हाँ गुस्सा मत मानो, लेकिन मुझे इसकी आदत है। विक्स के लिए इतना एग्रेसिव हो गया वो। तो ये नशा है, उस वक्त हमारे समझ में आया था, उस वक्त हम नशा मुक्ति का काम भी नहीं करते। तो ऐसे एडिक्शन है जिससे लोगों को बाहर निकालना आज के टाइम में काळाची काय आहे। पुढे जाऊया, हे झाले प्रकार। प्रकारामध्ये मी तुम्हाला थोडंसं डिवाइड करून सांगतो, हे आपल्याला माहित असणारे प्रकार झाले, थोड़ा नोट करें आगे, जो चीजें आपको सुनना जरूरी है। 2 प्रकार है नशे में साइंटिफिकली, एक है निकोटिन रिलेटेड और दूसरा है अल्कोहल रिलेटेड। निकोटिन मीन्स उत्तेजनार्थ पदार्थ, जिसमें उत्तेजन मिलता है, नशा नहीं होती, उत्तेजन, किक। अल्कोहलिक मीन्स जिसमें नशा, तंबाकू खाने वाला सीधा चलेगा, लेकिन शराब पीने वाला, तंबाकू खाने वाला बात भी सही करेगा, कॉन्शियस लेवल पे करेगा, लेकिन शराब पीने वाला अनकॉन्शियस लेवल पे बोलेगा, उसको पता भी नहीं हो क्या बोल रहा है, कौन सी गालियां दे रहा है। ओके, एक निकोटिन रिलेटेड, एक अल्कोहल रिलेटेड। अल्कोहल में क्या क्या आता है, अलग अलग टाइप की शराब के ब्रांड आते हैं, दारू के ब्रांड आते हैं, जिसमें कुछ ब्रांड में अल्कोहल कम है, कुछ ब्रांड में अल्कोहल क्या है, ज्यादा, कुछ में नशा कम है, कुछ में नशा क्या है, लेकिन आते सभी ब्रांड अल्कोहलिक, इसमें अल्कोहलिक कंसेप्ट है जिसमें लोग नशा करते हैं। दूसरा है निकोटिन। ओके, तो निकोटिन में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें लोगों को किक मिलती है, मिश्री, तंबाखू, गुटखा, मावा, बिडी, सिगरेट, गांजा, आपो, चरस, ताडी, माडी, निर्या, शिंदी एक्सेट्रा। हे सगळं कशामध्ये, हे लिहू नका तुम्ही, आता लक्षात ठेवा, हे सगळं कशामध्ये येतं, निकोटिन मध्ये, जिथे उत्तेजन मिळतं। तो इस पे एक रिसर्च हुआ जो नोट करें, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। 100 रैंडम 100 नशा करने वाले लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसमें नशा करने वाले लोगों का डिवाइडेशन क्या है, बाइफर्केशन क्या है, तो लिखें 85% से ज्यादा लोग निकोटिन रिलेटेड पदार्थों का नशा करते हैं, और बचे हुए 15 या 16% जो लोग हैं वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट का नशा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नशा करने वालों में शराब पीने वालों की संख्या कम है कि ज्यादा है, परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 100 में से 16 ही लोग हैं, 15 या 16 लोग हैं। लेकिन जब भी नशा मुक्ति की बात आती है तो सामने कौन आता है, शराब वाला, दारू वाला, दारूडा। का ऐसा क्यों होता है, वो दिखता है तो लुडबुडताना दिसतो, तो नाग बनून चालताना दिसतो, त्याचा घाणेरडा वास येतो, त्याच्यामुळे भांडणं होतात, तो दंगा करतो, तो शिव्या देतो, इसके लिए वो नजर आता है। ओके, तो नशा मुक्ति में कॉमेडी में बताए जाने वाले 3 प्रकार हैं मराठी में। एक थुंकणे, म्हणजे थुंकणारा नशा करणारा, ज्या नशा केल्यानंतर लोकांना काय करावं लागतं, थुंके। 2 फुंके, स्मोक मध्ये माणूस काय करतो, फुकतो। 3 भुंके, भुंके मीन्स भुकणारा, भुकतो कोण, रातभर दंगा कोण घालतो, भुकणाराच दिसतो सगळ्यांना। शराब पीने वाला दिखता है, लेकिन उनका परसेंटेज नशा करने वालों में क्या है, 15 से 16% है, और 85% से ज्यादा लोग कौन है, निकोटिन। पुढे चला, आरोग्य संघटना काय म्हणतात वेगवेगळ्या, याच्यावर रिसर्च काय म्हणतं ते नोट करा। निकोटिन अल्कोहल से मानवी बॉडी, अल्कोहल से ह्यूमन बॉडी को जितना नुकसान है उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान निकोटिन से है। एक घर में अगर 2 भाई हैं, एक शराब पीता है और एक टोबैको खाता है, तो शराब वाले का खर्चा दिखने में ज्यादा होगा, चिल्लाएगा ज्यादा वो, दिखेगा सबको वो, लोग गालियां उसी को देंगे। लेकिन आपको हेल्थ रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान हेल्थ रिलेटेड किसका होने वाला है, टोबैको वाले का। उसको बोलने के जवाब वो बोले नहीं मेरा 11 रुपए का पुड़ी है, मैं 1 महीना खाता हूं जरा जरा। कितने रुपए का नशा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नशा कितने रुपए हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उससे तुम्हारा हेल्थ का नुकसान कितना होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो शराब वाले से ज्यादा नुकसान में कौन है? अल्कोहलिक से ज्यादा नुकसान में कौन है? निकोटिन वाला है, निकोटिन से रिलेटेड लोग हैं। तो निकोटिन वाले में आप जाके चेक करें, जितने भी लोग कैंसर हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे, एक बार जाके आए। कैंसर हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पता चलेगा 70% से ज्यादा कैंसर पेशेंट, जिनको अलग अलग टाइप का कैंसर है, 70% से ज्यादा कैंसर पेशेंटों में आपको ये पता चलेगा कि वो निकोटिन का नशा करते थे या करते हैं। 30% लोग ऐसे दिखेंगे कि जो निकोटिन रिलेटेड नहीं, लेकिन उनको कैंसर है। लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका मिलेगा आपको? निकोटिन वालों का। किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लोग जहां इकट्ठा आते हैं वहां पर जाएंगे तो पता चलेगा वहां पर भी हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेजेस जिसको है, हार्ट की बीमारी जिसको है, उसमें 70% से ज्यादा लोग वही मिलेंगे जो निकोटिन का नशा करते हैं। इसलिए डॉक्टर की सबसे पहले सलाह आपको शराब छोड़ने की नहीं देगा। कौन सी देगा? स्मोक छोड़ें, निकोटिन बंद करें। शराब कब छोड़ने की सलाह मिलेगी? लिवर खराब हो चुका है, विड्रॉल में, तब शराब का आएगा। शराब वाले को ज्यादा सीरियस ना लें नशा मुक्ति का अगर आप काम करते होंगे तो, क्योंकि वो कोरोना में नहीं मरा तो आप कहां से मरेगा? हमारे गांव में एक बूढ़े आदमी हैं जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं, वो टेंशन में थे, कोरोना में एक आदमी का डेथ हो गया, वो टेंशन में आ गए। बोले क्यों आप टेंशन में हैं? तो कल ही मुझसे तंबाकू मांग के खाया था। वो क्या बोल रहे हैं, मैं तंबाकू खा रहा था, उसने मुझसे मांग के खाया और साला वो मर गया। इससे मांग के खाया और वो मर गया कोरोना में, ये अभी भी है। तू सबको खिलाते रहे, तू जितना खिलाएगा उतना पॉपुलेशन कम होगा। पता ये चला कि निकोटिन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे नुकसान हेल्थ का क्या है। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग हंस रहे हैं, मुझे पता है वो लोग निकोटिन का नशा करते हैं। अब वो लोग इस बात से खुश हैं कि अच्छा हुआ सर आज आपने बता दिया, आज से तंबाकू बंद, शराब शुरू। अल्कोहल से सबसे ज्यादा नुकसान है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नुकसान किससे है? निकोटिन से। तो निकोटिन को छोड़ना जरूरी है। एक बार हमारा ऐसा ही ट्रेनिंग हुआ, लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद मेरे आगे एक आदमी बात कर रहा था फोन पे, ब्लूटूथ शुरू था उसका, उसको मालूम नहीं मैं पीछे हूं, और वो अपने गांव वाले आदमी को बोल रहा है फोन पे। उसका नाम बंड्या था। बंड्या आज बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ, अरे बोलते बोलते तंबाकू मल रहा है वो, उसको पता नहीं मैं पीछे हूं। तो सादिक सर जो है बहुत अच्छा बताया, नशा मुक्ति का काम करना बहुत जरूरी है। बंड्या फोन पे बात कर रहा है, मैं पीछे हूं। अब तुझे बताता हूं, अल्कोहल से ज्यादा निकोटिन घातक है। निकोटिन सबसे पहले छोड़ना जरूरी है देश को नशा मुक्त करने के लिए। उधर बाजू में कुंडी रखा था, मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए खुद के सर में मार लूं तो अच्छा है, या तो कम से कम इसके सर में तो डालना अच्छा है। तो सबसे पहली चीज तुकाराम महाराज एक बैठक में बैठते थे हमेशा, और एक औरत आई वहां पर, एक लेडीज आई, और तुकाराम महाराज को कहा कि मेरा बेटा गुड़ ज्यादा खाता है और बहुत ज्यादा खाता है, उससे नुकसान हो सकता है, मेरा नहीं सुन रहा, आप कुछ बताएं उसको। तो तुकाराम महाराज बोले आज मत आओ, 4 दिन के बाद आओ। फिर 4 दिन के बाद वो आई, फिर तुकाराम महाराज बोले आज मत आओ, 4 दिन के बाद आओ। फिर 4 दिन के बाद आई, और तीसरी टाइम जब वो आई तो तुकाराम महाराज ने बच्चे को नजदीक लिया और बताया बेटा गुड़ खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है, ज्यादा मत खा, बंद कर दे। इतना बोल के छोड़ दिया। तो लेडीज को गुस्सा आया, बोले इतनी ही बात अगर बतानी थी तो मेरे 4 बार मुझे क्यों बुलाया आपने? पहली ही बार में आप बोल देते थे ना। कोई बच्चे को बाहर भेजकर उस लेडीज को बिठा के तुकाराम महाराज ने कहा कि तू जो पहली बार ये समस्या लेकर आई थी उस वक्त तो मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी, जब तू दूसरी बार आई तो मैं छोड़ने की कोशिश में था, छोड़ा नहीं था। तीसरी बार आई तो मैंने छोड़ा था, लेकिन यकीन नहीं था कि मैं छोड़ चुका हूं, आगे भी मेरे खाने के चांसेस थे। लेकिन तू जब आज आई है तो आज मैं 100% नशा छोड़ चुका हूं गुड़ खाने का, इसलिए मुझे नैतिक अधिकार है तेरे बेटे को बताने का। उसके बाद महाराज को उस औरत ने कहा कि ये आपको पता था, मुझे और मेरे बेटे को कहां पता था, तो आप बोल देते तो चलता था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बात में उसी वक्त ताकत आ सकती है और वो सुन सकता है और उस पर इंप्लीमेंट कर सकता है जब वो चीज मैं खुद करता हूं। तुझे पता नहीं है, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको तो पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे तुझे और उसे बताने के लिए नहीं करना था, उसको बताने के लिए करना। मैंने छोड़ा है, अब मुझे बोलने का अधिकार है। तो आप में से कोई अगर नशा करता हो तो सबसे पहले नशा मुक्ति किसकी होनी चाहिए? जोर से बोलिए, किसकी होनी चाहिए? इस हॉल के अंदर जो है यही देश है अभी हमारे लिए, इसके बाहर क्या होगा हमें पता नहीं। अभी आपके और आपके परिवार की पहले नशा मुक्ति होनी चाहिए। कैसे करने हम आगे बात करेंगे, ये मैंने आपको प्रकार बताया, आगे भी थोड़ा नोट करें आप। निकोटिन का बताया, अल्कोहल का बताया, और एक चीज मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं। एक घर में 2 भाई हैं, जो एक अल्कोहल पीता है और एक टोबैको खाता है, तो आप पहले नशा मुक्ति किसकी करेंगे? निकोटिन वाले की, और बाद में किस पे जाएंगे? शराब वाले पे। ओके, तो तीसरा एक प्रकार नोट करें। हम जो चाय पीते हैं घर में, कितने लोग चाय पीते हैं? सब लोग पीते हैं। ये क्या सवाल है ही नहीं, चाय तो हर कोई पीता है, कौन पीता नहीं ऐसा पूछना चाहिए। सब लोग चाय पीते हैं। चाय किसने पीना सिखाया? अंग्रेजों ने सिखाया, बराबर है। वो चाय आज भी ब्लैक पीते हैं, ब्लैक टी।
आज भी जाके देखो, अगर आप गए तो लंदन वगैरह, तो वो ब्लैक टी पीते हैं। कौन था वो इंडियन आदमी जिसने उसमें दूध डाला? मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मिला नहीं मेरे को अभी तक। क्या जरूरत थी उसको दूध डालने की? उसमें दूध डालने से क्या हो, मैं आगे बताता हूं आपको। सबसे पहले एक चीज नोट करें, हम जो चाय पत्ती यूज करते हैं उसमें केमिकल है, पता है आपको उसका नाम क्या है? टैनिन। नोट करें, ऐसा बताया जाता है, रिसर्च में ये सामने आई है बात कि अल्कोहल से ज्यादा घातक निकोटीन है, और निकोटीन से 4 टाइम घातक ह्यूमन बॉडी के लिए वो टैनिन है, वो चाय पाउडर है आपका। इसका मतलब वो चाय पाउडर जानलेवा है, निकोटीन से भी ज्यादा भयानक है। अब आप सोचेंगे दिल ही दिल में कि हम नशा छुड़ाने आए थे, आने के बाद पता चला सबसे बड़ा नशा तो हम ही करते हैं। ओके, उसके बाद चाय की प्रोसेस में और एक चीज एक्स्ट्रा आती है, कौन सी? शुगर। हम चीनी डालते हैं उसके अंदर। ओके, किसी आयुर्वेदाचार्य से अगर पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे बड़ा जहर क्या है, तो 1 सेकंड के अंदर जवाब आएगा शुगर। क्योंकि शक्कर बनाने में, शुगर को बनाने की जो क्रिया है, उस प्रोसेस में फास्फोरस और गंधक को मिलाकर 5 केमिकल आते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। साइंस साइड वाला कोई होगा तो उसको मालूम होगा। और वैसे 5 केमिकल से बनी है शुगर, वो उसमें आ गई। 6 नंबर वाला केमिकल टैनिन ऑलरेडी उसके अंदर है, और ऊपर से डाल दिया दूध। दूध अमृत है, लेकिन डायरेक्ट पीते तो। और दूध पीने का भी एक आयुर्वेदिक टाइमिंग है, वो है शाम का। दूध दिन भर पीने का परमिशन नहीं है। दूध अगर दिन भर आप पीते होंगे किसी भी टाइम, तो दूध से आपका पचन क्रिया डैमेज हो सकता है, आपको एसिडिटी का तकलीफ हो सकता है। दूध पीने का सही वक्त कौन सा है? शाम को खाना खाने के बाद। और दूध चाय में डालना ही नहीं है। दूध अच्छा था, लेकिन इस केमिकल में आने से केमिकल रिएक्शन हो गया, और इंडिया का सबसे खतरनाक जहर आपने आपके किचन में खुद के पैसों से, खुद के हाथ से बनाया, और खुद के हाथ में लिया, और उसको अमृत तुल्य नाम देके पी रहे हो। वो काम अमृत का नहीं करेगा, जहर का करेगा। तो सबसे बड़ा, आज से अगर क्या बंद करना है तो क्या बंद करेंगे आप सब लोग? आप बोलेंगे फिर हमें बाहर क्यों पिलाई आपने? बाहर पी के आए ना आप, तो पीने के पहले आखिरी था वो। जहर छोड़ने के लोग बोलते हैं नहीं आखिरी सिगरेट है, इसके बाद छोड़ दूंगा, तो वैसा वो आखिरी था। इसके बाद चाय पीना, तो कौन सा पीना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आगे चलिए, ये हम प्रकार के ऊपर बात कर रहे हैं। नशा करने वाले लोगों में भी 2 प्रकार होते हैं, नोट करें साइंटिफिकली। यस, पहला प्रकार होता है हैबिचुअल एडिक्शन, जिसको आदत लग चुकी है नशा करने की, इसलिए वो करता है। और दूसरा प्रकार होता है बीमारी वाला नशा, नशा करना जिसकी बीमारी बन चुका है। आदत बनना और बीमारी बनना। आदत छुड़ाई जा सकती है साइकोलॉजिकली, बट बीमारी छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है, दवा की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। 2 टाइप का नशा करने वाले लोग आपको मिलेंगे। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया था, 85% निकोटिन रिलेटेड और 16% अल्कोहल रिलेटेड। ओके, तो इसमें बीमारी वाली संख्या ज्यादा आ जाती है अल्कोहलिक में। अल्कोहलिक ही लोग आपको ऐसे देखेंगे जो ओवर अल्कोहलिक बन चुके हैं, जिनका नशा छोड़ना पॉसिबल नहीं है, जिनको एडमिट करने की जरूरत है, जो ओवर अल्कोहलिक बन चुके हैं। तो उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र, एमडी साइकेट्रिक, फिजिशियन, ये सब लोग उसको ट्रीट करेंगे। वहां पर आप और मैं काम नहीं कर सकते, वो डॉक्टरों का केस बन चुका है। अभी पहचानेंगे कैसे आप? तर दारुड्या माणसाची ओळख सांगायची गरज आहे का? जो नशा छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसको जब पूछा जाता है नशा छोड़ेगा क्या, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसी जिसकी विचारसरणी है। और नशा करे बगैर जो रह नहीं सकता, नशा छुड़ाया जाए तो हाइपर हो जाता है, हाथ पांव थरथरना शुरू हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाता है। समझना है कि इसको नशा मुक्ति केंद्र की क्या है। ये स्प्रे से नहीं छूटेगा, काउंसलिंग से नहीं छूटेगा, दवा से नहीं छूटेगा, बांध के डालोगे नहीं छोड़ेगा, उल्टा तकलीफ होगा उसको। उसको नशा मुक्त करना है तो उसको सही जगह भेजना है। उसकी सही जगह है रेसिडेंटल रिहैब सेंटर, जहां पे उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर रहेंगे, वो उसको उसके मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। तो नोट करें, ऐसा परसेंटेज सिर्फ 5 या 6% ही है। 100 में से 5 या 6% लोग हैं जिनको नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है। लेकिन 95 to 94% लोग हैं जो पहले स्टेप पे हैं, जिनको वहां से नीचे लाया जा सकता है। पहली सीढ़ी से उतरना आसान है या चौथी सीढ़ी से उतरना आसान है? तो पहली सीढ़ी पे जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, 95% से ज्यादा लोग हैं। उसमें कुछ शराब पीने वाले भी हैं जो कम प्रमाण में शराब पीते हैं, अभी तक शराब का आदत नहीं लगा है उनको, अभी तक शराब उनकी बीमारी नहीं बन चुकी है, एंजॉय के लिए पीते हैं। लेकिन उनको अगर ये बताया जाए कि यही एंजॉय आने वाले दिनों में, यही एंजॉय आने वाले दिनों में तुम्हारी आदत बनने वाला है, और यही आदत आने वाले दिनों में तुम्हारा बीमारी बनने वाला है, तो अच्छा है कि एंजॉय से ही नीचे उतर जाओ, आगे मत बढ़ो। तो नशा मुक्ति केंद्र में जाने वालों की संख्या है 5 से 6%। और जो लोग काउंसलिंग से, किसी दवा से,
किसी ऊपरी दिए वाली चीज से या कुछ अच्छे विचारों से अध्यात्म के सानिध्य में जाने से नशा मुक्त हो सकते हैं, उनकी संख्या है 94 to 95%। तो ये अगर आप करेंगे तो वो लोग दूसरी सीढ़ी पर जाने से पहले रिटर्न आ जाएंगे। तो उनके लिए करना क्या है, हम आगे बात करेंगे। तो मैंने आपको प्रकार बता दिए, कैटेगरी बता दी, हम आगे बढ़ते हैं उसके आगे परिणाम की तरफ। क्या लगता है आपको, नशा करने वाले लोगों की जिंदगी में क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? चलो मैं बताता हूं आपको, आप बोलेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। दुष्परिणाम में मैं एक चीज बताता हूं। कामयाब जिंदगी के कितने स्तंभ बताए मैंने आपको? एक वाक्य में अगर कहा जाए, एक लाइन में अगर कहा जाए, तो नशा करने वाले आदमी की जिंदगी में यह परिणाम होता है कि उसके 6 के 6 स्तंभ क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। कैलकुलेट करके देख लो आप। सबसे पहला, मानसिकता कैसी रहेगी शराब पीने वाले की? निगेटिव ही रहेगी। दूसरा, उसका शरीर कैसा रहेगा? डैमेज रहेगा, खराब रहेगा, बीमारियां रहेंगी। उसके समाज के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? समाज में अच्छा नाम होगा क्या? परिवार में अच्छा नाम होगा क्या? नहीं। अध्यात्म में नहीं। और आर्थिक स्थिति भी कोलैप्स। एक लाइन में कहा जाए तो नशा करने वाले के कामयाब जिंदगी के जो 6 स्तंभ हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ही पूरा खत्म हो गया। अब चलते हैं पर्याय के ऊपर, फास्ट में नोट करें। इसमें पर्याय क्या है? तो 2 पर्याय हैं। कैटेगरी अगर 2 है तो पर्याय भी 2 है। पहली कैटेगरी 95% वो लोग जो छुड़ाए जा सकते हैं, उनके लिए पर्याय क्या है? तो 4 चीजें हैं, नोट करें, 1 2 3 4। 95% की जो संख्या है बड़ी है, जो प्राइमरी स्टेज पे नशा करते हैं, जिनको छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। किसी से पूछो आप, आपका दोस्त अगर स्मोक करता है, आप उसको बोले छोड़, ये चांगलं नहीं है, तो क्या बोलेगा? माझी पण इच्छा आहे, मला पण माहिती आहे चांगलं नाही आहे, पण सुटे ना, असं येतं ना उत्तर सगळ्यांचं। छोड़ने के लिए किसी जरिए की, किसी माध्यम की जरूरत है। तो 95% वाला जो क्राइटेरिया है, उनको अगर नशा मुक्त कराना है तो 4 चीजें। सबसे पहली नोट करें, काउंसलिंग। थोड़ा काउन्सिलिंग करना पडेगा, किसी न किसी को जाकर पुश करना होता है। मराठीत म्हणे, लोटणाऱ्याला केर दिसत नाही, कुणीतरी जाऊन सांगावं लागतं इथं राहिले बघ म्हणून। उसको भी बदलना है, लेकिन बदलने के लिए किसी ने मोटिवेट करना जरूरी है, किसी ने पुश करना जरूरी है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। दूसरी चीज है उपचार। उसे किसी दवा की, मेडिसिन की, उपचार की थोड़ी सी जरूरत है। कुछ न कुछ ऐसा उसको एक माध्यम दे दो जिससे वो नशा छोड़ने में उसको क्या हो, हेल्प हो। तीसरी चीज है फैमिली इन्वायरमेंट। उसके घर के लोगों का भी काउंसलिंग करो और उनको बताओ कि इसके बारे में निगेटिव ना बोलें, इसको बार बार गुस्सा दिलाने वाली चीजें इसके सामने ना करें। आतापर्यंत आम्हाला निवासी व्यसनमुक्ती केंद्र चालवताना हा अनुभव आलेला आहे की नशा करणाऱ्या लोकांच्या मध्ये 60 ते 70% कारणीभूत घरचीच लोक आहेत। त्यानं सोडलं जरी तरी त्याला म्हणतात हे दारुडा आहे, ह्याच्या नादाला लागायला नको, घरची म्हणतात। तो हरामखोर आहे, तो दारू पिऊन आमच्या घराची वाट लावली, त्यानं सोडलंय 1 महिन्यापूर्वी, असं म्हटल्यामुळे परत डबल प्यायला चालू करतो। तुम्ही असं पण मला नाव ठेवता आणि तसं पण ठेवता, पिऊन सगळं कुटुंब संपवतो म्हणतोय। त्यांची क्रॉस सायकोलॉजी असते, त्यांना तर निमित्तच हवं असतं, आणि निमित्त तयार करून कोण देतात? घरचे लोक। मग आधी घरच्यांना बदलणं काय आहे? घरच्यांचं काउन्सिलिंग हा तिसरा पार्ट। चौथा पार्ट फॉलोअप। त्याच्या टच मध्ये राहणं गरजेचं आहे। कसं काय चाललंय, आहे का बरं, सोडलीस का, प्यायची इच्छा तरी होत नाही ना, पिऊ नकोस, अडचणीत येशील बघ, आजारी पडशील बघ, कॅन्सर होईल बघ, ही भीती घालणं सुद्धा गरजेचं आहे। फॉलोअप म्हणतात त्याला। त्या 4 गोष्टी जर केल्या गेल्या तर एखादा माणूस जो प्राइमरी स्टेज वरती है, जिनकी संख्या देशामध्ये 95% से ज्यादा है, उनको नशामुक्त बनाया जा सकता है। 3 गोष्टी तुमच्या हातात आहेत, फक्त जिथे उपचार मी म्हटले तिथे वेगवेगळे प्रकार आहेत। ओके, तो उपचारामध्ये काय काय प्रकार आहेत नोट करा। 95% लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, फास्ट में नोट करें, लंच ब्रेक हो चुका है अपना। पहले, अलग अलग गोलियां मार्केट में मिलती हैं, कैप्सूल, टैबलेट। अलग अलग पैथियों ने कुछ टैबलेट बनाया है जिससे भी नशा छुड़ाया जा सकता है। जो प्राइमरी स्टेज पे नशा करता हो उसके लिए टैबलेट बनी है। अलग अलग पैथिक हैं, सब नाम मैं नहीं लूंगा, आपको पता है। कुछ टैबलेट हैं, कुछ कैप्सूल हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में भी दवाइयां हैं। ये फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, किस किस फॉर्म में दवाइयां उपलब्ध है। तीसरा, लिक्विड फॉर्म में भी कुछ, आपको मालूम होगा 4 ड्रॉप डालो नशा छुड़ाओ वगैरह, लिक्विड फॉर्म में भी कुछ दवाइयां हैं। और 5वां है, 5 नंबर वाला, आजकल निकोटेक्स नाम का एक शिप्ला कंपनी ने बनाया हुआ एक चिंगम भी आ रहा है, आपको मालूम होगा। निकोटेक्स, निकोगम सुना होगा किसी ने, स्मोक छुड़ाने के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार है। ऐसे कितने प्रकार हो गए डिफरेंट डिफरेंट? 5 प्रकार है। कैप्सूल है, टैबलेट है, लिक्विड है, पाउडर है, चिंगम है। इस 5 फॉर्म में प्राइमरी स्टेज का नशा छुड़ाने की दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन हमने जब स्टडी किया 100 लोगों पे कि जिन 100 लोगों को ये दवाइयां दी गई थी उनका क्या फिलहाल रिमार्क है, उनके क्या अपडेट है, तो पता ये चला कि उसमें से 3 या 4% लोग ही ऐसी दवाइयों के जरिए से नशा मुक्त हो चुके हैं, हुए हैं। लेकिन परसेंटेज क्या है? 45% के करीब लोगों को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं।
और 50% लोगों को साइड इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? वोमिटिंग हुआ। वोमिटिंग होने से हाइपर हो गए, डिहाइड्रेशन खराब हो गया, डॉक्टर सही टाइम पे नहीं मिला, ये सब चीजें उसमें आ गई। तो हमने सोचा अगर ये हम लेके आएंगे और लोगों को देंगे तो संस्था का नाम खराब होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें साइड इफेक्ट ना हो, भले रिजल्ट लेट आए लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दवा क्या है? तो मार्केट में जब हमने ढूंढा तो डॉक्टर BS माने साहब जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बनाया हुआ एक एक्सटर्नल हर्बल स्प्रे हमें पता चला, जो लैब टेस्टेड है, जिसके एनिमल ट्रायल भी हो चुके हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिससे इरिटेशन भी नहीं होता, और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, जिसको गाल पे और पेट पर बाहर से मारना है और रिजल्ट 15 मिनट में ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता, रिजल्ट कैसे आता है, और प्राइमरी स्टेज में काम करने वाला जो आदमी है, नशा करने वाला जो आदमी है, वो कैसे नशा मुक्त बनता है, इस पे हम लंच ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार जोरदार तालियां अल निकोनिल के लिए होनी चाहिए। ये स्प्रे कैसे वर्क करता है, कैसे नशा छोड़ने में हेल्प करता है, एक्सटर्नल मारने के बावजूद नशा कैसे छूट जाता है, क्योंकि एक तरफ गोलियां खा के नहीं छूट रहा, कैप्सूल खा खा के नहीं छूट रहा, फिर स्प्रे से कैसे छूट जाता है नशा, तो इस पे भी हम बात करेंगे। एक चीज हम लोग याद रखना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी बीमारी को ठीक दवा नहीं करती, कोई मेडिसिन बीमारी ठीक करने का दावा नहीं कर सकता। बीमारी ठीक करने के लिए उस आदमी का ही रिस्पांस जिम्मेदार होता है, वो आदमी रिस्पांस करेगा, वो आदमी साथ देगा, तो वो बीमारी, वो जो दवा है, वो जो मेडिसिन उसको हेल्प करेगा। तो हमारा स्प्रे जो है नशा मुक्त नहीं करता, नशा मुक्त करने की कुछ वजह बना के देता है, कुछ रीजन क्रिएट कर देता है। जैसे नशा करने के कुछ रीजन अभी उसके पास है, तो नशा छोड़ने के भी कुछ रीजन बना के देना क्या है। तो जिसको छोड़ना है, जिसकी छोड़ने की इच्छा है, वह आदमी 3-4 दिन में ही स्प्रे की हेल्प से नशा छोड़ देता है। तो कैसे यूज करना है, उसका क्या फॉर्मेट है, हम लंच ब्रेक के बाद देखेंगे। अभी जो लंच होगा वो वेज और नॉन वेज में है, यहीं पर आपको ऊपर लंच दिया गया है, उसके लिए कूपन जरूरी है। किसी ने कूपन अगर नहीं लिया है तो अपने अपने अपलाइन से वो कूपन आप ले लें, अपने सीनियर से जिन्होंने आपको बुलाया है, लंच करना है। लेकिन खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं। संत कबीर ने ये कहा है, सो कल करो सो आज और आज करो सो। अगर आप बदलना चाहते हैं तो कुछ रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बदलने वाले हैं तो बदलेंगे क्या आप? चलो, खाना हमारे आरोग्य में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो खाना खाने का पहला रूल ध्यान में रखें और उसको अभी फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असं म्हटलं जातं, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म देवाचं नाव आहे, भगवान का नाम अगर अन्न को दिया गया है तो पहचान लो, समझ लो कि खाने वाला उससे श्रेष्ठ है। आपके लिए जो बना है उसको भगवान का नाम दिया गया, तो आप उससे श्रेष्ठ हैं। तो खाना खाना इस दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति में आता है। खाना खाना भी एक भक्ति है, खाना खाना भी एक पूजा है, एक मेडिटेशन है वो। तो उसके लिए खाना खाते वक्त बात करने का परमिशन नहीं है आयुर्वेदा में। जब भी आप खाना खाने बैठे तो पूरा कंसंट्रेशन खाने वाले प्रोडक्ट पे होना चाहिए, उसका आनंद लेते लेते खाना चाहिए, किसी से बात नहीं करना होता। खाना खाते वक्त मौन पालना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो एक निवाला जो है, एक घास जो है, 32 टाइम उसको चबाना जरूरी होता है, ताकि सलाइवा मिक्स हो और वो जाकर पचन क्रिया में आसानी हो। 32 टाइम चबाना है। 3, खाना खाते वक्त जब आप पानी पीते हैं तो बीच बीच में पानी पीने का परमिशन नहीं है। जो निवाला आप खाकर अंदर ले रहे हैं, अथड़ियों में उसको 45 मिनट लगते हैं पेस्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो अथड़ियों का काम पूरा होने के लिए 45 मिनट लगते हैं। उस वक्त से पहले अगर आपने पानी पी लिया तो खाना सीधा जठर में जाएगा और उसको आपसे कोई फायदा नहीं होगा, उस खाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सीधा पचन क्रिया होना चाहिए, और खाने से जो चीजें, जो न्यूट्रिशन आप चाहते हो वो अगर आपको चाहिए तो खाना खाने के आधे घंटे पहला पानी पीना है और आधे घंटे बाद पानी पीना है। बीच में 2 घूंट पी सकते हैं आप, हिचकी ना लगे वगैरह। तो ये रूल 3 बताया मैंने। सबसे पहला रूल, मौन पालना है, 32 टाइम उसको चबाना है, बीच बीच में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, बाद में आधे घंटे बाद पानी पीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, हमेशा भूख से 2 निवाले खाना खाना है। आप बोलेंगे हा नियम तुम्हाला आजच सांगायचा होता काय? आम्ही 10,000 दिल्यात, आम्ही 4 निवाले जास्त खाणार। तुमचं तुम्ही बघा, भूख पेक्षा 2 निवाले कम खाने से डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। तो ये 4 नियम, कल करो सो आज और आज करो सो अब आप सब लोग खाना खाने में नियम फॉलो करेंगे। और अभी तक जो आपने मुझे रिस्पांस दिया, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। मिलेंगे लंच ब्रेक के बाद। थैंक यू। एक मिनट, लेडी